मदारी का खेल देखा होगा, या खेल दिखाने वाला कोई आता है गली मोहल्ले में, तो वो क्या करता है, दो लकड़ियां यहां लगाता है, दो लकड़ियां यहां लगाता है, और बीच में एक रस्सी बांध देता है उस लकड़ी से, और उस लकड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है और अपने हाथ में एक लकड़ी पकड़ लेता है ऐसे, और फिर उस लकड़ी पर चलता है लाइक दिस, ऐसे ऐसे चला चला ना। तो मतलब ये क्या कर रहा है, या तो आगे जा पा रहा है या पीछे आ पा रहा है, एक ही लाइन है। तो उस लाइन पे तुम क्या करोगे, या तो सामने जाओगे या पीछे आओगे, ऊपर जा सकता नहीं, नीचे जा सकता नहीं, मरेगा ऊपर जाएगा तो, नीचे जाएगा तो मरेगा, तो जाएगा सामने अपना बेटा एग्जैक्ट प्लेन में घूम रहा है। क्या इसका बाय बदल रहा है, नहीं बदल रहा है, करे भले वो सर्कुलर करे या प्रोजेक्टाइल करे, तो प्लेन में रहा है ना, ऐसे मैं घुमा रहा हूं उसको, ऐसे घुमा रहा हूं, इस तरह से पूरी की पूरी बॉडी यहां पर शिफ्ट हो गई। लेकिन बेटा गई तो स्ट्रेट लाइन में, बेटा गई डांस कर रहा है, मैं ऐसे डांस कर रहा हूं, मैं ऐसे डांस कर रहा हूं, घूम रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं, ठीक है। अब डांस मांस करना नहीं होता है कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो। क्या हाल चाल, एकदम बढ़िया। तो बच्चों स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल राव शांति फिजिक्स में। बच्चों आज की इस क्लास में हम लोग स्टडी करने वाले हैं एनसीईआरटी का सेकंड चैप्टर, काफी इंपॉर्टेंट है, यहीं से हमारी फिजिक्स की जर्नी स्टार्ट होती है, जो आपकी बेसिक फिजिक्स है वो यहां से स्टार्ट होती है। तो ये चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है बेटा मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, एनसीईआरटी सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेटा इतना वंडरफुल चैप्टर है जिसके बेसिस पर आपके बहुत सारे कॉन्सेप्ट, बहुत सारी क्वांटिटीज आप इंट्रोड्यूस करोगे। जैसे आप वेलोसिटी के बारे में समझोगे, स्पीड के बारे में समझोगे, डिस्टेंस के बारे में समझोगे, डिस्प्लेसमेंट के बारे में समझोगे, टाइम के बारे में समझोगे, इन सबका आपस में रिलेशन समझोगे, एक्सेलरेशन के बारे में समझोगे। तो पूरा एक कलेक्शन है मोशन का, सारी चीजें आपको इसी चैप्टर में देखने को मिलेंगी। और साथ ही आप ग्राफ भी स्टडी करोगे कि स्ट्रेट लाइन में अगर कोई बॉडी जा रही है तो उसका ग्राफ कैसा बनेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन का जो ग्राफ होता है वो कैसा बनेगा, पूरा फील करा दूंगा। बेटा ये वन शॉट आप लोगों के लिए लेकर आया हूं एनसीईआरटी का, पूरे बेसिक से बेसिक कंसेप्ट में कम टाइम में आपको कवर कराने का प्रयास करूंगा। बट आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट, अंत तक बने रहना, एक एक चीज आपको समझ में आ जाएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना देरी करते। बात करेंगे मोशन इन स्ट्रेट लाइन की। बेटा मोशन क्या होता है, मोशन का मतलब होता है गति। यदि कोई चीज चल रही है, अगर वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रही है तो हम कहेंगे कि वो ऑब्जेक्ट काय में है, मोशन में है। जैसे ये फैन चल रहा है, मोशन में है। एक आदमी दौड़ रहा है, मोशन में। चिड़िया उड़ रही है, मोशन में। एरोप्लेन उड़ रहा है, मोशन में। एक आदमी बिल्डिंग से कूद गया, मोशन में है। समझ में आई बात। तो बेटा मोशन का मतलब क्या है, किसी चीज का अपनी पोजीशन को चेंज करना, दैट इज मोशन। तो देख अब मैं एक चीज बताता हूं तेरे को, मोशन जब भी शब्द आएगा, मोशन जो वर्ड आएगा बेटा, तो मोशन से आपकी बहुत सारी क्वांटिटीज अटैच हो जाएंगी। कौन कौन सी क्वांटिटी अटैच हो जाएंगी बेटा, देख सुन। जब भी मोशन हो रहा होगा तो तेरे को पता होना चाहिए कि मोशन में क्या आता है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, यानी कि उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट पक्का चेंज हो रहा है। अच्छा साहब, दूसरा उसके एक्सेलरेशन में चेंज हो सकता है, टाइम तो बदल ही रहा है। साथ ही हम बात करें उसकी डायरेक्शन भी बदल सकती है या नहीं बदल सकती है, ठीक है, क्योंकि स्ट्रेट लाइन तो वो सीधा ही चलेगा भाई। ओके, फोर्स में भी चेंजेस आ सकते हैं, मोमेंटम में भी चेंज आ सकते हैं, वर्क भी हो सकता है, एनर्जी भी हो सकती है। तो बेटा जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन में होती है तो ये सारे पैरामीटर उसके क्या होते रहते हैं, चेंज होते रहते हैं। अब बात यह है कि मोशन इन स्ट्रेट लाइन में बेटा इनमें से कौन से पैरामीटर है जो हमको पहले स्टडी करने हैं। तो आइए उसको डिस्कस करते हैं। ये जो आपका मोशन का जो कलेक्शन है, इस पूरे के पूरे कलेक्शन को एक ब्रांच डील करती है, उस ब्रांच का नाम होता है बेटा मैकेनिक्स। क्या होता है, मैकेनिक्स। तो मैकेनिक्स क्या होता है, दिस इज कंप्लीट नॉलेज ऑफ मोशन। जो मोशन का बेटा पूरा कंप्लीट नॉलेज है उसको हम कहते हैं मैकेनिक्स। मैकेनिक्स में आपकी तीन तरह की ब्रांचेस होती है, ध्यान सुनिए जल्दी जल्दी। एक का नाम है स्टैटिक्स, दूसरे का नाम है काइनेमेटिक्स, और तीसरे का नाम है बेटा डायनामिक्स। स्टैटिक्स क्या होता है, स्टैटिक्स बेटा हमको, स्टैटिक्स भी एक ब्रांच है। किसकी ब्रांच है सर, मैकेनिक्स की ब्रांच। किसकी ब्रांच है बेटा, मैकेनिक्स। इसमें हम क्या डील करते हैं, तो बेटा इसमें अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है तो खड़ा क्यों है, उसका रीजन क्या है। यदि कोई ऑब्जेक्ट इक्विलिब्रियम में है तो वो क्यों है, इसका रीजन क्या है। तो ये सारी चीजें जिस ब्रांच में स्टडी करी जाती है उसको बोलते हैं स्टैटिक। सो स्टडी ऑफ कंडीशन व्हेन अ बॉडी इज नॉट मूविंग, दैट इज स्टैटिक्स। बात समझ में बेटा। अच्छा, इसी तरह से हम बात करते हैं बेटा काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स हमको क्या बताता है कि जब कोई कार चल रही है या स्कूटर चल रहा है तो बेटा उसके कुछ पैरामीटर चेंज होते हैं, जैसे उसकी वेलोसिटी चेंज होती है बेटा, डिस्टेंस चेंज होता है, टाइम चेंज होता है। इन सबका आपस में क्या रिलेशन है। जैसे क्लास 9th में आपने एक रिलेशन आई तो एक इक्वेशन स्टडी किया होगा, v = u + at, s = ut + ½ at²। तो बेटा ये जो रिलेशन होते हैं, जैसे एक रिलेशन होता है आपका s = ut, यानी कि डिस्टेंस का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस = स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। तो बेटा डिस्टेंस, स्पीड और टाइम, इन सबका आपस में जो रिलेशन होता है, ओनली रिलेशन, रीजन हमको नहीं जानना, ओनली इनमें जो रिलेशन होता है, उस रिलेशन को जिस ब्रांच में हम डील करते हैं, स्टडी करते हैं, उसको हम बोलते हैं काइनेमेटिक।
तो काइनेमेटिक्स क्या बताता है बेटा आपको? काइनेमेटिक्स बताता है कि स्टडी ऑफ रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी, टाइम, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन एंड डायरेक्शन ओनली फर्स्ट। अब उसमें वेलोसिटी कैसे आई नहीं जानना, स्पीड कैसे आई नहीं जानना, डायरेक्शन कैसे चले नहीं जानना, केवल उनके रिलेशन के बारे में जानना, उसी को हम कहेंगे काइनेमेटिक्स। क्लियर है बच्चों? तो आपका मोशन इन स्ट्रेट लाइन किस टॉपिक में आता है? तो ये आता है आपका काइनेमेटिक्स में। काय में आता है बेटा? काइनेमेटिक्स। अच्छा, थर्ड ब्रांच होती है बेटा आप लोगों की डायनामिक्स। अब डायनामिक्स हमको क्या बताता है कि एक कार के पास बेटा वेलोसिटी है, तो क्यों है, कहां से आई? एक कार ने टर्न लिया, क्यों लिया टर्न, कैसे मुड़ी? एक रॉकेट उड़ा तो क्यों उड़ा, गिरा तो क्यों गिरा? तो उन सबकी कॉज को स्टडी करना क्या कहलाता है? डायनेमिक्स। कॉज बताता है, यानी कि स्टडी ऑफ कॉज ऑफ मोशन, मोशन की कॉज की स्टडी क्या कहलाती है? डायनेमिक्स कहलाती है। इसमें इट्स स्टार्टिंग, स्टॉपिंग एंड कॉज ऑफ चेंजिंग डायरेक्शन, मतलब बॉडी स्टार्ट क्यों हो रही है बेटा, बॉडी रुक क्यों रही है, बॉडी अपनी डायरेक्शन को क्यों चेंज कर रही है, ये सारी जो चीजें होती है ना, जिस ब्रांच में बेटा हम स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं डायनेमिक्स। बात समझ में आई? तो इस तरह से कंप्लीट नॉलेज ऑफ मोशन हम किस में पढ़ेंगे बेटा? मैकेनिक्स में। और मैकेनिक्स की ये 3 ब्रांचेस हैं, और आपको बात समझ में आ गई होगी किस ब्रांच में हम क्या डील करने वाले हैं। तो आज की जो क्लास है वो हमारी काइनेमेटिक्स की क्लास है। तो काइनेमेटिक्स में हम सारे रिलेशन को स्टडी करेंगे। सबसे पहला काम ये है कि आप इसको पॉज करिए, नोट करिए, फिर हम बढ़ते हैं। हम शुरुआत करते हैं मोशन की। बेटा नेचर में जो मोशन होता है वो 3 तरह से पॉसिबल होता है, मतलब 3 तरह की उसकी पॉसिबिलिटीज होती है। एक होती है 1 डायमेंशनल मोशन, एक होती है 2 डायमेंशनल मोशन, और एक होता है 3 डायमेंशनल मोशन। यानी कि 3 तरह के मोशन आपको जहां तक देखने को मिलेंगे। अब देखिए 1D मोशन क्या होता है? यदि कोई ऑब्जेक्ट स्ट्रेट लाइन में मोशन करे, कौन सी लाइन में मोशन करे बेटा? स्ट्रेट लाइन में, तो उसकी मोशन को आप क्या कहोगे? यस, 1D मोशन कहोगे। यदि कोई ऑब्जेक्ट प्लेन में मोशन करे, प्लेन का मतलब प्लेन के अंदर नहीं, प्लेन में बैठ के नहीं, एरोप्लेन में नहीं, प्लेन का मतलब होता है जमीन पर अगर आप चल रहे हो, या तो छिपकली को चलते हुए देखा है, छिपकली क्या करती है? दीवार पर चलती है, तो दीवार क्या एक प्लेन है, तो प्लेन पर छिपकली चल रही है, तो उसका मोशन कौन सा मोशन होगा? 2D मोशन होगा, क्योंकि वो प्लेन पर मोशन कर रही है। इसी तरह से जमीन पर हम चलते हैं, तो जमीन पर हमारा जो मोशन होता है, हम इधर भी जा सकते हैं, इधर भी जा सकते हैं, तो जमीन पर बेटा हमारा जो मोशन होता है वो हमारा 2D मोशन होता है। कौन सा मोशन हो रहा है? 2D। अब मैं एक पतंग को उड़ा रहा हूं, पतंग कहां उड़ रही है? आकाश में उड़ रही है, स्पेस में उड़ रही है। तो बेटा यदि आपका मोशन कहां हो? स्पेस में हो। कहां पर हो बेटा? स्पेस में। तो स्पेस में जो मोशन होता है उसको बोलते हैं 3D मोशन। अब इसी चीज को समझने के लिए हम लोगों ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया हुआ है। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसमें हम किसी चीज को स्पेसिफाई करते हैं, उसके डायरेक्शन को स्पेसिफाई करते हैं। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूं बेटा, आपके पास एक्सिस है, ठीक है, ये आपके पास 3 एक्सिस है बेटा, एक एक्स एक्सिस है बेटा, एक वाई एक्सिस है आपके पास, एक जेड एक्सिस है। अब इन एक्सिस की बेटा एक स्पेशलिटी होती है कि ये एक्सिस जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ 90 डिग्री पर रहते हैं। एक दूसरे के साथ कैसे रहते हैं? 90 डिग्री पर। यानी कि आप इधर देखिएगा बेटा, ये 3 एक्सिस हैं आपके पास इस तरह से, लाइक दिस, दिख रहे हैं आपको? देखो ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया, ठीक है। ये एंगल 90, ये एंगल 90 और ये एंगल भी 90, यानी कि तीनों एक्सिस का एक दूसरे के साथ एंगल कितना होता है? 90। अब हम चाहे तो इसको एक्स बोल दें, हम चाहे तो इसको वाई बोल दें, इसको चाहे जेड बोल दें, लेकिन एंगल चेंज नहीं होना चाहिए, ये आर्बिट्री होता है, एक बात ध्यान रखना। अब बेटा इससे क्या होगा? अब इससे हम लोग क्या करेंगे? 1D मोशन, 2D मोशन और 3D मोशन को स्पेसिफाई करेंगे कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। किसके फॉर्म में? कोऑर्डिनेट के फॉर्म में। जैसे मैं आपसे कहता हूं कि बेटा आप इस लोकेशन से x डायरेक्शन में एक पॉइंट A तक चले, कितना मीटर बेटा? x मीटर चले। ना ही आप y डायरेक्शन में गए, ना ही आप z डायरेक्शन में गए तो गए कहां? सामने की तरफ गए। कितना डिस्टेंस चले? x मीटर चले। तो आपके जो कोऑर्डिनेट होंगे बेटा वो x, 0, 0 होंगे। तो बेटा केवल एक ही कोऑर्डिनेट चेंज हुआ तेरा x में जाने पर, x कोऑर्डिनेट। तो आपका जो मोशन होगा बेटा वो कौन सा मोशन होगा? 1D मोशन होगा। बात समझ में आई? इसी तरह से मान ले तो इस डायरेक्शन में चला A डैश पर, और जहां पर चला तो कितना? -x मीटर। तो यानी कि कितना हो जाएगा तेरा? -x, 0, 0, 0। या तो देखो ओरिजिन के इधर की तरफ जाओगे या ओरिजिन से इधर की तरफ जाओगे। इधर वाला जो डिस्टेंस होता है उसको पॉजिटिव लेना है, इधर वाला जो डिस्टेंस होता है इसको क्या लेना है? नेगेटिव लेना है। इधर का कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, इधर का कोऑर्डिनेट कैसा लेना है बेटा? नेगेटिव लेना है, ठीक है। ये एक्सिस की स्पेशलिटी होती है। लेकिन कुल मिला के ओरिजिन के इधर जा या इधर जा, गया तो तू स्ट्रेट लाइन में है ना। तो ये वाला जो मोशन है बेटा तेरा 1D मोशन है। इसका बड़ा प्यारा सा एग्जांपल मैं देता हूं तेरे को। तुम लोगों ने मदारी का खेल देखा होगा, या खेल दिखाने वाला कोई आता है गली मोहल्ले में, तो वो क्या करता है? 2 लकड़ियां जहां लगाता है, 2 लकड़ियां जहां लगाता है, और बीच में एक रस्सी बांध देता है उस लकड़ी से, और उस लकड़ी के ऊपर खड़ा हो जाता है और अपने हाथ में एक लकड़ी पकड़ लेता है ऐसे,
और फिर उस लकड़ी पर चलता है लाइक दिस, ऐसे ऐसे चला चला ना। तो मतलब ये क्या कर रहा है, या तो आगे जा पा रहा है या पीछे आ पा रहा है, एक ही लाइन है। तो उस लाइन पे तुम क्या करोगे, या तो सामने जाओगे या पीछे आओगे। ऊपर जा सकता नहीं, नीचे जा सकता नहीं, मरेगा ऊपर जाएगा तो, नीचे जाएगा तो मरेगा, तो जाएगा सामने या फिर पीछे। तो एक ही लाइन पर जो मोशन होता है ना बेटा, वो कौन सा मोशन होता है, 1D मोशन होता है। उसमें केवल बेटा तेरा एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा, इसलिए उसको कहेंगे 1D। अच्छा साहब सर 2D क्या होता है, तो देख सुन जरा ध्यान से। अब इसको जरा ध्यान से इमेजिन कर, ये तेरा बाय है और ये तेरा एक्स है। तो यहां पर मैं अगर ऐसे पार्टीशन बनाऊंगा तो ये तेरे को एक प्लेन मिलेगा। क्या मिलेगा बेटा, प्लेन। इस प्लेन का नाम रखोगे तुम एक्स वाई प्लेन। और बेटा हमेशा याद रखना एक्स वाई प्लेन में जो नहीं है जेड, तो जेड की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। इसी तरह से अगर मैं बात करता हूं बेटा, इस प्लेन की बात करता हूं, तो ये प्लेन कैसा होगा तेरा, लाइक दिस, ऐसा होगा। इसका नाम क्या रखोगे तुम, इसका नाम रखोगे सर जेड है और ये बाय है, तो ये हो गया तेरा बाय जेड प्लेन। अब बाय जेड में कौन नहीं है सर, एक्स नहीं है, तो जहां पर एक्स की वैल्यू कितनी होगी, 0। अगर मैं इसकी बात करता हूं तो ये कौन सा प्लेन है तेरा, सर ये है मेरा एक्स जेड प्लेन। एक्स जेड प्लेन में कौन नहीं है सर, बाय नहीं है, तो बाय की वैल्यू कितनी होगी, 0। ठीक है, तो इस तरह से आपके 3 तरह के प्लेन हो गए। एक एक्स वाई प्लेन हो गया जहां पर जेड की वैल्यू 0 होती है, एक तेरा बाय जेड प्लेन हो गया जहां पर एक्स की वैल्यू 0 होती है, एक तेरा जेड एक्स प्लेन हो गया जिसमें किसकी वैल्यू 0 होती है, बाय की वैल्यू 0 होती है। और अगर इनमें से किसी भी प्लेन पर, इनमें से किसी भी प्लेन पर, जैसे मैं इस प्लेन की बात करता हूं, इस प्लेन का नाम क्या है, देख ध्यान से देख, ये एक्स और जेड है, तो ये तेरा एक्स जेड प्लेन है। अब इस एक्स जेड प्लेन पर एक बंदा ऐसे चल रहा है, ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, एक्स में भी जा सकता है, बाय में, मतलब उसके दो कुल मिला के यार 2 कोऑर्डिनेट चेंज होंगे उसके, एक एक्स में और एक जेड में, एक एक्स में और एक जेड में। अगर बेटा उसके 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे, थर्ड नहीं हो रहा ना, या तो वो ऐसे जा पा रहा, ऐसे जा पा रहा, इधर ही मंडरा रहा है, समझ में बात। तो उस सिचुएशन में उसके केवल 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं, ऊपर नहीं जा रहा, नीचे नहीं जा रहा, केवल इसी प्लेन में मंडरा रहा है। तो उसका जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा बेटा, 2D मोशन होगा, क्योंकि उसके या तो एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है या जेड हो रहा है, क्योंकि वो इस प्लेन में है ना। फील कर इस बात को, इस प्लेन में है। इस प्लेन का नाम क्या है, एक्स जेड प्लेन। अगर बात करें इस प्लेन की, ये वाले प्लेन को देखें, ये वाला प्लेन, ये अब इस प्लेन में, अब तुम एक और दीवार में तुम चढ़ सकते हो क्या, नहीं ना, लेकिन छुपकली तो चढ़ सकती है। अब छुपकली चल रही है यहां पर ऐसे 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 ऐसे, तो छुपकली किस प्लेन में चल रही है बेटा, एक्स वाई में चल रही है। तो उसका एक्स बदल रहा होगा, वाई बदल रहा, जेड तो बदल ही नहीं रहा होगा, क्योंकि वो इधर नहीं जा रही ना, इधर और अंदर भी नहीं जा रही, केवल इस प्लेन पर ऐसे ऐसे चल रही है। तो छुपकली का मोशन कौन सा मोशन हो गया, यस स्वाभाविक सी बात है, 2D मोशन हो गया। समझ में बात। अब 2D मोशन में 2 तरह के मोशन होते हैं बेटा, 2 तरह के मोशन होते हैं। जैसे मैं एक चीज कहता हूं तुमसे बेटा कि यहां पर मैं खड़ा हूं और यहां से मैंने एक पत्थर को ऐसे फेंक दिया लाइक दिस, सामने की तरफ फेंका, तो वो ऐसे जाएगा कर्व बनाते हुए। तो ये वाला जो मोशन वो होता है ना, उसका ऐसे जाना, इसको बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। कौन सा मोशन बोलते हैं, प्रोजेक्टाइल। तो मोशन है ना प्लेन में 2 तरह के मोशन आपको स्टडी करने हैं अगले चैप्टर में, अभी नहीं अगले चैप्टर में। एक तो प्रोजेक्टाइल पढ़ना है और एक पढ़ना, तो बेटा प्रोजेक्टाइल पढ़ना है, एक पढ़ना है तुम्हें सर्कुलर मोशन। ठीक है, 2 तरह के मोशन पढ़ना है। ठीक है, अब देखो जरा मैं आपको एग्जांपल देता हूं। जैसे मेरे पास है, देखो इधर ध्यान से देखना बेटा, ये देखो, ये मेरे पास क्या है, एक पेंडुलम है। ठीक है, अब इस पेंडुलम की मैं बात करता हूं तो मैं इसको ऐसे घुमा रहा हूं लाइक दिस, ऐसे घुमा रहा हूं। बताओ अब एक बात ध्यान से इमेजिन करो, इस प्लेन का नाम क्या दिया, नीचे वाले का मैंने एक्स जेड प्लेन दिया। तो ये किस प्लेन में घूम रहा है बेटा, एक्स जेड प्लेन में घूम रहा है। क्या इसका बाय बदल रहा है, नहीं बदल रहा है। तो इसका मोशन सर्कुलर तो है, लेकिन एक प्लेन में ही तो है। और अगर कोई पार्टिकल प्लेन में मोशन करे, भले ही वो सर्कुलर करे या प्रोजेक्टाइल करे, लेकिन कर तो प्लेन में रहा है ना, तो उसका मोशन कौन सा मोशन होगा, 2D मोशन होगा। इसी तरह से देख, अब ये ऐसे मैं घुमा रहा हूं इसको, ऐसे घुमा रहा हूं लाइक दिस, ऐसे घुमा रहा हूं मैं इसको। और जब मैं इस चीज को ऐसे घुमाऊंगा तो अभी भी सर्कुलर मोशन है, लेकिन ये जेड में गया क्या, पीछे गया क्या, इधर गया क्या, तो केवल ऐसे घूम रहा है, ऐसे। और इस प्लेन का नाम मैंने क्या रखा, बाय एक्स बाय प्लेन। तो एक्स बाय प्लेन में जेड चेंज होगा क्या, नहीं होगा। तो अभी कौन सा मोशन है तेरा, 2D मोशन है, लेकिन है क्या ये सर्कुलर मोशन, क्योंकि गोल गोल घूम रहा है ना। जैसे देखना इधर फील कर, इस बात को मैं यहां कराता हूं, आप इस पर ऐसे घूम रहा है लाइक दिस, ऐसे घूम रहा है। तो इस बोर्ड को एक प्लेन मान और इसमें ये ऐसे घूम रहा है। तो अब ये बोर्ड के अंदर घुसा क्या, ना बोर्ड के बाहर निकला क्या, ना इसी बोर्ड में तो घूम रहा है। तो इसका अगर ये मान ले तेरा बाय है और ये तेरा एक्स है, तो
इसका बाय कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, बाय चेंज हो रहा है, एक्स चेंज हो रहा है, ऊपर जा रहा है तो बाय चेंज हो रहा है, सामने जा रहा है तो एक्स चेंज हो रहा है, लेकिन इधर और इधर नहीं जा रहा है तो जेड चेंज नहीं हो रहा है। इसलिए ये वाला जो मोशन होगा वो कौन सा मोशन होगा बेटा, 2D मोशन होगा, लेकिन उसका फॉर्मेट क्या होगा, सर्कुलर। ठीक है, इसी तरह से हम बात करते हैं 3D। अब 3D की बात करें तो हमने एक चिड़िया को उड़ाया, तो चिड़िया ऐसे गई एक्स में, एक्स डिस्टेंस, फिर ऐसे गई बाय में, बाय डिस्टेंस, और फिर ऐसे बाहर भी निकलना है। एक बॉल को स्पिन कराया और बॉल स्पिन होकर ऐसे घूम जाती, तो उसका मोशन भी कौन सा मोशन होता है, 3D। तो बेटा सिंपल भाषा में याद रखिएगा, अगर एक कोऑर्डिनेट चेंज हो ओनली एक्स एक्स तो 1D है, एक्स और वाई दोनों चेंज हो, जैसे यहां पर एक पॉइंट P ले लोगे और यहां से नॉर्मल डालोगे तो ये x1 है और ये तेरा y1 है, यानी कि इसके कोऑर्डिनेट x1 कॉमा क्या हो जाएंगे, y1, यानी कि इसका x भी चेंज हो रहा है, y भी चेंज हो रहा है। तो ये कौन सा मोशन है, 2D, क्योंकि 2 कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हैं। 3 कोऑर्डिनेट के लिए जिसका x भी बदले, y बदले और z भी बदले, तो तीनों कोऑर्डिनेट चेंज होंगे तो वो कौन सा मोशन हो जाएगा, तेरा 3D मोशन हो जाएगा। क्लियर है बच्चों? इस चीज को पहले पॉज करो, फिर हम बढ़ते हैं, समझते हैं टाइप्स ऑफ मोशन। सर अभी क्या पढ़ाए थे? तो बेटा मैंने अभी आपको बताया था कि नेचर में मोशन की पॉसिबिलिटीज क्या है, 1D में भी है, 2D में भी और 3D में भी। अब उनमें से कौन सा मोशन 2D है, कौन सा मोशन 3D है, वो आपको बताएगा टाइप्स ऑफ मोशन। तो टाइप्स ऑफ मोशन में हमको कुछ मोशन स्टडी करने हैं, केवल अभी नाम स्टडी करने हैं, जब चैप्टर आएंगे तो हम पढ़ेंगे। फिलहाल इस चैप्टर में हमको कौन सा मोशन पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन मोशन पढ़ना है। कौन सा मोशन पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन मोशन को हम बोलते हैं रेक्टिलिनियर मोशन। ठीक है, तो देखिए कौन कौन से मोशन है आपके, एक तो रेक्टिलिनियर मोशन है या फिर ट्रांसलेटरी मोशन है, दूसरा आपका सर्कुलर मोशन है या फिर रोटेशनल मोशन है, तीसरा बेटा आपका ऑसिलेटरी मोशन है या फिर वाइब्रेटरी मोशन है। ये 3 तरह के मोशन होते हैं जिनको हमको स्टडी करना होता है। आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं रेक्टिलिनियर मोशन क्या होता है। एक बेटा पार्टिकल लिया आपने, पार्टिकल मतलब एक छोटा सा पत्थर लिया, उसको सामने की तरफ फेंक दिया। ठीक है, ये कैसे जा रहा है, स्ट्रेट लाइन में, इन स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो अगर इस पार्टिकल का यानी कि पॉइंट जैसी ऑब्जेक्ट का, ये ऑब्जेक्ट कैसी है, पॉइंट साइज, तो अगर कोई ऑब्जेक्ट पॉइंट साइज की है और वो अगर स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो बेटा याद रखिएगा वो कौन सा मोशन होगा, रेक्टिलिनियर होगा। कौन सा मोशन होगा, रेक्ट। लेकिन शब्द याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर ऑब्जेक्ट का साइज पॉइंट है मतलब पॉइंट ऑब्जेक्ट है और वो स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसको हम बोलेंगे रेक्टिलिनियर। लेकिन बेटा तेरे पास बहुत सारे पॉइंट का कलेक्शन है, जैसे एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट तेरा बी है, तीसरा पॉइंट तेरे पास सी है, और इन सब का आपस में कुछ रिलेशन है, डिस्टेंस है, इस तरह से ये कुछ डिस्टेंस है। एक पॉइंट तेरा मान ले डी है, इसका ऐसे कुछ डिस्टेंसेस है इस तरह से। अब थोड़ी देर में क्या हुआ, ये बहुत सारे पार्टिकल हैं ए बी सी, तो ये क्या बन गई तेरी, एक बॉडी बन गई बेटा। ये क्या बन गई तेरी, बॉडी बन गई। इसको बॉडी क्यों कह रहा है, बॉडी इसलिए कह रहा है क्योंकि बेटा ए का डी से और डी का बी से, बी का सी से और सी का ए से जो भी रिलेशन है डिस्टेंस का वो चेंज नहीं हो रहा, फिक्स है, जो भी डिस्टेंस फिक्स है, तो इसलिए ये बॉडी है। अब इस पर बेटा हमने इसको चलाया, तो चलाने पर हमको क्या पता चला कि ये वाला जो पार्टिकल है वो यहां आ गया, ये वाला जो पार्टिकल है वो यहां आ गया, ये वाला जो पार्टिकल है वो यहां आ गया, और ये वाला जो पार्टिकल है वो यहां आ गया। तो इनके आपस में क्या थे बेटा, डिस्टेंसेस थे, इस तरह से ऐसे डिस्टेंसेस थे। तो ये तेरा ए है, ये तेरा बी है, ये तेरा डी है और ये तेरा सी है। तो पहले इसकी सिचुएशन ये थी, अब इसकी नई सिचुएशन ये है। तो इस तरह से ये पूरी की पूरी बॉडी यहां पर शिफ्ट हो गई। लेकिन बेटा गई तो स्ट्रेट लाइन में, बेटा गई स्ट्रेट लाइन में, और अगर पूरी बॉडी स्ट्रेट लाइन में जाए तो उसको हम बोलते हैं ट्रांसलेटरी मोशन। जैसे ट्रेन जा रही है सीधी, तो ट्रेन एक पार्टिकल है ना, एक बहुत बड़ा कलेक्शन है, बहुत सारे डिब्बे है उसमें, एक पूरी बॉडी है, तो पूरी बॉडी चली जाएगी तो वो क्या हो जाएगा तेरा ट्रांसलेटरी मोशन। ठीक है, जैसे एक कार गई, ट्रांसलेटरी मोशन है क्योंकि कार एक बॉडी है, एक छोटा सा पार्टिकल जाएगा स्ट्रेट लाइन में तो वो रेक्टिलिनियर। बात समझ में आई? आइए अब हम समझते हैं सर्कुलर। तो सर्कुलर भी इस तरह से हमने बनाया, देख अगर एक सिंगल पार्टिकल एक फिक्स पॉइंट और एक फिक्स रेडियस पर चलाएं तो वो हमेशा उसका रास्ता कैसा होगा, सर्कुलर। देखो पॉइंट फिक्स कर दिया, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, समझ लो इस बात को। देखो ये पकड़ लिया मैंने यहां से, तो ये पॉइंट फिक्स हो गया, दूसरा ये लेंथ भी फिक्स हो गई। अब मैंने इसको चलाया, भाग मैंने ऐसे चलाया, देख ऐसे चलाया, देख ना, ध्यान देख, मैंने इसको सामने की तरफ फेंका, ले जा सामने, जा ही नहीं पा रहा। क्यों नहीं जा पा रहा बेटा, क्योंकि ये पॉइंट फिक्स हो गया तेरा और ये लेंथ फिक्स हो गई। और जब एक फिक्स पॉइंट और फिक्स लेंथ के चारों अपन फेंकते हैं तो बॉडी सामने जा ही नहीं पाती, वो उसको क्या करना पड़ता है, उस पॉइंट के चारों तो घूमना पड़ता है, तो उसका रास्ता ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, सर्कुलर हो जाता है। तो एक फिक्स पॉइंट है
ठीक है, और ये लेंथ फिक्स है, तो उसको मजबूरी में कैसे चलना पड़ेगा, सर्कल में ही चलना पड़ेगा। तो अगर एक पार्टिकल सर्कल में मूव करे तो उसका जो मोशन होगा बेटा वो सर्कुलर मोशन होगा। कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर। अब देख, अब एक डांसर है, जैसे मैं ही ले लूं, मैं ले लेता हूं अपने, अब ये डांसर है, मैं ऐसे डांस कर रहा हूं, मैं ऐसे डांस कर रहा हूं, घूम रहा हूं, ऐसे घूम रहा हूं, ठीक है, डिंग चिक चिक डिंग चिक डिंग। अब डांस मांस करना नहीं होता है मेरे को, तो सुन, अगर पूरी बॉडी सर्कल में घूम रही है, ऐसे घूम रही है, ऐसे पूरी बॉडी घूम रही है, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि मेरी जो बॉडी है वो एक पार्टिकल नहीं है, बहुत सारे पार्टिकल का कलेक्शन है। दिस इज अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल। और जब भी बेटा कोई सिस्टम ऑफ पार्टिकल, जैसे टॉप लट्टू को आप घुमाओगे तो ऐसे ऐसे घूमेगा, एक एक्सिस के अबाउट घूमेगा, एक एक्सिस के अबाउट घूमेगा, ठीक है। अगर कोई पूरी की पूरी बॉडी एक एक्सिस के अबाउट गोल गोल घूमे तो उसका मोशन क्या हो जाता है, रोटेशनल मोशन। सिंपल एग्जांपल, आपका पंखा चल रहा है, टक 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 टक, हमारे इस पंखे को तो पता नहीं क्या हो गया, बाबा आदम के जमाने का है, गर्मी और लग रही है भाई साहब। ठीक है भाई, आपको पढ़ाना है, गर्मी तो सहन करनी पड़ेगी। अब देख, तो ये बॉडी ऐसे घूम रही है, पूरी बॉडी है ना, तो एक बॉडी अगर सर्कल में घूमेगी तो वो रोटेशनल मोशन है, दैट्स ऑल। और अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूमेगा तो वो सर्कुलर मोशन है। ठीक है बेटा, समझ में आई बात। अब हम समझते हैं ऑसिलेटरी मोशन क्या होता है या फिर वाइब्रेटरी क्या होता है। अब देख, वाइब्रेटरी को तू इस तरह समझ, देख जैसे मैं इसी को लेता हूं बेटा, ये तेरा क्या है, एक पेंडुलम है, ये क्या है, पेंडुलम। पेंडुलम की ये बेटा अभी मीन पोजीशन है, कौन सी पोजीशन है, मीन। अब मैंने इसको ऐसे किया, ऐसे छोड़ दिया, देख, तो ये मीन पोजीशन कि टू एंड फ्रो मोशन कर रहा है, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, इधर 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 इधर। तो जब भी कोई पार्टिकल मीन पोजीशन के इर्द गिर्द मोशन करे, टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो, तो उसके मोशन को हम बोलते हैं वाइब्रेटरी मोशन या फिर ऑसिलेटरी मोशन। वाइब्रेटरी मोशन या फिर क्या बोला जाता है, ऑसिलेटरी मोशन कहा जाता है। तो इस तरह के तीन तरह के आपके मोशन होते हैं। अगर पॉइंट स्ट्रेट में चले तो बता कौन सा मोशन होगा, रेक्टिलिनियर। अगर पूरी बॉडी स्ट्रेट लाइन में चले तो कौन सा मोशन होगा, बता, ट्रांसलेटरी मोशन। अगर एक पार्टिकल सर्कल में घूमे तो बता कौन सा मोशन होगा, सर्कुलर मोशन। पूरी बॉडी सर्कल में घूमे तो कौन सा मोशन होगा, बता, रोटेशनल मोशन। एक पार्टिकल मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मोशन करे, जैसे स्किल ऐसे, स्किल को पकड़ो, स्किल को पकड़ो। अब जहां पर कर हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा पता नहीं, करके देख लेना। स्किल को पकड़ना ऐसे और ऐसे दबा लेना, तो ये फड़फड़ाएगी। तो स्किल का फड़फड़ाना, हमारे हार्ड का फड़फड़ाना, ये कौन सा मोशन है आपका, ऑसिलेटरी या फिर वाइब्रेटरी मोशन होता है। क्लियर है बच्चों, तो ये बात समझ में आई आप लोगों को, तो इसको पॉज करिए और नोट करिए। हम समझते हैं मोशन क्या होता है, रेस्ट क्या होता है। आप देखोगे कि हर जगह आपको मोशन देखने को मिलता है, कहीं रेस्ट देखने को मिलता है। हाँ, एक आदमी सामने खड़ा है या मेरे सामने एक बोतल रखी हुई है, जैसे ये एक बोतल है बेटा, ये मेरे हाथ पर रखी हुई है और मैं खड़ा हूं तो ये बोतल भी खड़ी है, तो ये रेस्ट में है। क्या ये एक्चुअल में रेस्ट में है, क्या ये एब्सोल्यूट रेस्ट है, क्या आंसर है नो। क्यों, क्योंकि ये बोतल किसके हाथ में है, सर मेरे हाथ में है। मैं कहां खड़ा हूं, अर्थ पे खड़ा हूं, अर्थ घूम रही है। अगर अर्थ घूम रही है, बहुत तेजी से अर्थ घूम रही है, तो फिर ये ऑब्जेक्ट या मैं रेस्ट कैसे हो सकता हूं, सर मैं रेस्ट नहीं हो सकता। तो इसका मतलब दुनिया की कोई भी चीज रेस्ट नहीं है, हाँ नहीं है, हर एक चीज मोशन में है। तो फिर रेस्ट किसको कहेंगे, तो देख अब रेस्ट किसको कहेंगे, इसको समझने के लिए हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने एक सिस्टम बनाया जिसको हम बोलते हैं फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोला जाता है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। फ्रेम ऑफ रेफरेंस कोई आसमान छूने वाली बात नहीं होती, ये एक कन्वीनियंट है, एक फ्रेम है जो हमको एक स्पेसिफिकेशन देता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट खड़ी है तो किसके रिस्पेक्ट में खड़ी है, चल रही है तो किसके रिस्पेक्ट में चल रही है, तो किसी के रिस्पेक्ट में ही मोशन या रेस्ट के बारे में इंक्वायरी दी जाती है, और उसमें हमारी हेल्प करता है फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और फ्रेम ऑफ रेफरेंस का मतलब होता है आपका एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, जो आपकी नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट जो डायरेक्शन है, उन डायरेक्शन को ना लेकर हम लोगों ने तीन डायरेक्शन फिक्स करी है, एक एक्स डायरेक्शन, एक वाई डायरेक्शन और एक जेड डायरेक्शन। ठीक है, इसी का नाम क्या रखा हुआ है बेटा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अब ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है बेटा, इसका जो सेंटर पॉइंट होता है, यहां पर वाई एक्सिस और एक्स एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों मिल जाते हैं, उसको ओरिजिन कहा जाता है बेटा। क्या कहा जाता है, ओरिजिन। अब देख, अब इस ओरिजिन पर मान ले कोई आदमी खड़ा है, ठीक है, टोपी पहनकर, और यहां पर एक व्यक्ति है जिसको वो देख रहा है, इस पर्सन को देख रहा है, ये आदमी इसको देख रहा है, ठीक है। तो इसके रिस्पेक्ट में यदि ये 1 घंटे से यहीं खड़ा रहेगा तो ये उसको देखता भी रहेगा। जैसे मान ले ये कलुआ खड़ा है, ये पिंकी खड़ी है, ये कलुआ इसको सेट करना चाहता है तो पिंकी को बड़ी देर से देख रहा है। कब तक देख रहा है, जब तक पिंकी खड़ी है। तो हम कहेंगे कि इसके रिस्पेक्ट में पिंकी की जो पोजीशन है, पिंकी को हम क्या कह सकते हैं, रेस्ट कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि
कलुआ 1 घंटे से पिंकी को ताड़ रहा है, कलुआ 1 घंटे से पिंकी को ताड़ रहा है, लेकिन पिंकी अपनी जगह से तस्मा-मस नहीं हुई है। इसका मतलब क्या हुआ कि कलुआ के रिस्पेक्ट में पिंकी को क्या मान सकते हैं हम? रेस्ट मान सकते हैं। कलुआ के रिस्पेक्ट में पिंकी को क्या मान सकते हैं बेटा? रेस्ट मान सकते हैं। ठीक है, इसी तरह से मान लो यहां पर कलुआ खड़ा है और पिंकी भागती हुई उसके दुश्मन रामू से मिलने दौड़ बैठी और कलुआ यहां से देख रहा है, तो कलुआ के रिस्पेक्ट में पिंकी यहां है, कलुआ के रिस्पेक्ट में पिंकी यहां है, कलुआ के रिस्पेक्ट में पिंकी यहां है, कलुआ के रिस्पेक्ट में थोड़ी देर बाद पिंकी रामू के साथ है और कलुआ के रिस्पेक्ट में अब पिंकी और रामू दोनों भाग रहे हैं, कलुआ यहीं से देख रहा है, ताड़ रहा है बेचारा, कुछ नहीं कर पा रहा। तो आप क्या कहोगे कि कलुआ के रिस्पेक्ट में पिंकी और रामू लाल दोनों काय में है? मोशन में। तो बेटा किसी का मोशन बताना या किसी का रेस्ट बताना ये डिपेंड करता है कि आप किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हो। जिसके रिस्पेक्ट में भी बात करोगे वो अपने आप को क्या मान लेगा? एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस मान लेगा और उस फ्रेम ऑफ रेफरेंस के अकॉर्डिंग आपको बताएगा कि ये वाला बंदा एक्स डायरेक्शन में कितना गया, वाई में कितना गया और जेड में कितना गया। बात समझ में आई? तो इसी का नाम क्या होता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो आपको बात समझ में आई। रेस्ट किसको कहेंगे? इट इज डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग। तो आसपास की चीजों के कंपैरिजन में, जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मतलब तेरे पास इधर खड़ा हूं, यहां से तूने मेरा डिस्टेंस नापा 1 मीटर, 1 घंटे बाद आके नापा 1 मीटर, 2 घंटे बाद आके नापा 1 मीटर, 1 साल बाद आकर नापा, अरे 1 साल तक मैं यहां खड़ा रहूंगा? मान ले चल मैं खड़ा हूं तो और मेरा डिस्टेंस चेंज नहीं हो रहा, तो मैं अपने आप को क्या मान लूंगा? रेस्ट। क्या मान लूंगा बेटा? रेस्ट। क्यों? क्योंकि ये जो दीवार है यहां से मेरा जो डिस्टेंस है वो 1 साल तक नहीं बदला, तो मैं अपने आप को क्या मानूंगा बेटा? रेस्ट। अच्छा ठीक है, ये तो कहने वाली बात हो गई। क्या एक इंसान कहीं एक जगह खड़ा रह सकता? नहीं हो सकता, स्वाभाविक सी बात चलेगा। तो जिसके रिस्पेक्ट में, अगर जैसे मान ले कि यहां पर एक बंदा खड़ा है और मैं सीधा चला जा रहा हूं, तो उस बंदे के रिस्पेक्ट में मैं अपनी पोजीशन को क्या कर रहा हूं? चेंज कर रहा हूं। कौन बता रहा है सर? वो बंदा बता रहा है। कौन बता रहा है बेटा? बंदा बता रहा है। तो उसके रिस्पेक्ट में मैं क्या कहलाऊंगा? मोशन में कहलाऊंगा। तो बेटा मोशन और रेस्ट एक रिलेटिव वर्ड होता है जो किसी के रिस्पेक्ट में बताते हैं, और जिसके रिस्पेक्ट में बताते हैं वो अपने साथ एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस अटैच कर लेता है ताकि वो आपको क्लियर कट जानकारी दे सके कि ये बंदा मेरे से इतनी दूरी पे खड़ा है और वो एक्स में इतना जा, वाई में इतना जा, तो तू उस बंदे के पास पहुंच जाएगा। सही बात। तो इस चीज को कन्वीनियंट करने के लिए, मतलब इस चीज को समझने के लिए मुझे किसका यूज करना पड़ता है? फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्लियर है बच्चों? इस चीज को पॉज करो, नोट करो, फिर हम बढ़ते हैं आगे। बच्चों अब अगली चीज समझते हैं हम, डिस्टेंस क्या होता है बेटा, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देख डिस्टेंस क्या होता है? पाथ लेंथ एक्चुअली ट्रैवल्ड, पाथ लेंथ एक्चुअली ट्रैवल्ड इज कॉल्ड डिस्टेंस। अच्छा था सर, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। यानी कि बेटा तेरा फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन के बीच का जो शॉर्टेड पाथ है, शॉर्टेड डिस्टेंस है, उसको क्या कहते हैं बेटा? डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। तो पहले एक कंसेप्ट माइंड में बिठा ले, लेंथ क्या है, सॉरी डिस्टेंस क्या है? तो डिस्टेंस एक्चुअली में वो पाथ है जो एक्चुअली में चला गया है, वो वाला लेंथ है जो एक्चुअली में ट्रैवल किया गया है, उसको डिस्टेंस कहेंगे। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट है तेरा डिफरेंस बिटवीन फाइनल एंड इनिशियल पोजीशन। अब देख इसको समझ, देख ये कलुआ का घर है। किसका घर है बेटा? कलुआ का। अब कलुआ पहली बार 11th में आया है, उसके माता पिता ने उसकी कोचिंग लगवाना है, मैथ साइंस सब्जेक्ट उसने लिया है, उसको फिजिक्स की कोचिंग लगवाना है। किसकी कोचिंग लगवाना है बेटा? फिजिक्स की कोचिंग लगवाना। तो फिजिक्स की कोचिंग लगवाने के लिए उसके पापा गए और जाके बात करके आए। ठीक है, अब कलुआ को आके बताया कि बेटा देख कल तुझे फिजिक्स की कोचिंग जाना है और तेरी कोचिंग 5 किलोमीटर है। और कलुआ बड़बड़ा के भाग गया। कितना किलोमीटर? सर 5 किलोमीटर घर से, और घर से 5 किलोमीटर भागा और 5 किलोमीटर चला गया। फिर जाके फोन लगाता है पिताजी को, अरे पापा मैं तो 5 किलोमीटर चल के आ गया लेकिन कोचिंग नहीं मिली। अबे नालायक, पहले पूरी बात तो सुन लेता। मैंने बोला 5 किलोमीटर इतने पर तू बैग उठा के भाग गया, इतनी जल्दी पढ़ रही थी वो पढ़ने की, बहुत होशियार है ना तू कलुआ। बोलता है कि पापा अब क्या करूं? तो आया वापस। अब वो घर पे वापस आता है। तो गया कितना? 5 किलोमीटर। चलकर आया कितना? 5 किलोमीटर। कितना चला? सर 10 किलोमीटर। तो ये एक्चुअली में चला ना, उसको क्या कहेंगे? डिस्टेंस कहेंगे। लेकिन कोचिंग पहुंचा क्या? सर कोचिंग तो नहीं पहुंचा। अगर कलुआ इधर चला जाता 5 किलोमीटर, कोचिंग मिलती? सर नहीं मिलती। वापस आता, इधर चला जाता 5 किलोमीटर, कोचिंग मिलती? नहीं मिलती। क्योंकि बेटा 5 किलोमीटर डिस्टेंस है,
एक मैग्नीट्यूड है। 5 किलोमीटर तो तेरा चारों तरफ फैला हुआ है, कहीं पर भी चला जा 5 किलोमीटर, लेकिन तेरे को कोचिंग नहीं मिलेगी जब तक एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में नहीं जाएगा। कहां नहीं जाएगा बेटा? एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है बेटा? एक्चुअली में डिस्टेंस का मतलब होता है हाउ फार, कितना दूर है वो, कितना दूर है, बस। तो डिस्टेंस हमको ये बताता है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है बेटा? तो डिस्प्लेसमेंट बताता है तेरे को हाउ फार एंड वेयर, यानी कि वो कितना दूर है और कहां है, ये तेरा डिस्प्लेसमेंट होता है। बात समझ में? अब देख, तो बिना पापा की बात सुने दौड़ के भाग गया, कोचिंग नहीं मिली, वापस आ गया, नालायक कहीं का। अब देख, अब पापा ने क्या कहा इससे कि बेटा सुन, तेरे को इस डायरेक्शन में 5 किलोमीटर जाना है, तेरे को ऐसे नहीं आना, तेरे को ऐसे भाग गया, समझ में ना ऐसे जाना है ना ऐसे जाना है, तेरे को ऐसे जाना है, कितना 5 किलोमीटर जाना है। बात समझ में आई? तो अब कलुआ यहां से 5 किलोमीटर इस डायरेक्शन में जाता है और डायरेक्ट कहां पहुंचता है? कोचिंग या फिर स्कूल पहुंच जाता है। अब कलुआ एकदम सटीक जगह पे कैसे पहुंच पाया? तो इसलिए पहुंच पाया क्योंकि कलुआ के घर से कोचिंग का जो डिस्टेंस था वो कितना दूर था? 5 किलोमीटर। क्या आया? हाउ फार। और कहां है? सर वो इधर है। क्या आया? डायरेक्शन आया। तो बेटा डायरेक्शन और साइज दोनों एक साथ आए तो उसका मतलब होता है डिस्प्लेसमेंट। क्या होता है बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या है? शुरू कहां से की जर्नी? अपने घर से। खत्म कहां की अपनी जर्नी? सर कोचिंग पे। तो ये जो स्ट्रेट लाइन मैंने ड्रॉ की है, इसी का नाम क्या कहलाएगा बेटा? तेरा डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। अब कुछ दिनों तक बढ़िया कलुआ मांग काट के शानदार तरीके से पढ़ने के लिए जाता रहा। और तुम्हें तो पता ही, जब कोचिंग में जाते हैं तो कुछ फूल भी मिलते हैं, कुछ गुलदस्ते भी मिलते हैं, बहुत सारी चीजें मिलती है और दिल हमारा गदगद होकर उसकी तरफ आकर्षित भी हो जाता है। तो ऐसे ही कलुआ का दिल गदगद हो गया और उसको एक फ्रेंड नहीं मिल गई, फ्रेंड नहीं बनाई, उस फ्रेंड का नाम था पिंकी। तो अब हुआ क्या? अब वो अपने घर से बाहर निकला तो पापा को क्या लगता है कि वो कहां गया है? 5 किलोमीटर, लेकिन वो एक्चुअल में कहां गया है? ऐसे गया और रास्ते में पिंकी को पकड़ा और पकड़कर सीधा कहां पहुंचा? कोचिंग पहुंचा। तो वो एवरीडे निकलता कहां से है? घर से। पापा को क्या लगता है, मम्मी को क्या लगता है 5 किलोमीटर गया, लेकिन गया क्या? नहीं, वो तो गया कहां से? ऐसे 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 ऐसे। अब रेगुलर वो यही काम करता है। तो बेटा ये वाला जो काम वो कर रहा है ना, इसको हम बोलेंगे डिस्टेंस। और पापा को क्या लगता है? उसने क्या किया? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन उसने क्या किया? डिस्टेंस। पापा को क्या लगता है? डिस्प्लेसमेंट। लेकिन उसने क्या किया है? डिस्टेंस। तो वो डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, रोजाना पिंकी को लेकर डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, मजे कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन पापा को क्या लगता है? पापा कह रहे हैं कि वो तो कहां जा रहा है? पापा के अकॉर्डिंग तो वो 5 किलोमीटर डिस्प्लेसमेंट पर जा रहा है, लेकिन एक्चुअली में तो वो क्या गुल खिला रहा है पिंकी के साथ? रोजाना पिंकी घर पर जा रहा है। लेकिन जिस दिन बेटा कलुआ के पापा को पता चल गया कि ये डिस्प्लेसमेंट नहीं, ये डिस्टेंस ट्रैवल कर रहा है, तो उस दिन कूट दिया जाएगा ससुराल का। इनका बहुत ज्यादा डिस्टेंस खेल रहा है पिंकी के साथ। आज मैं बताता हूं इसको। तो बात समझ में बेटा? तो जब भी हम एक स्ट्रेट लाइन में चलते हैं और एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में चलते हैं तो वो हमारा बेटा डिस्प्लेसमेंट होता है। और जब हम ऐसे ऐसे जाते हैं वो हमारी क्या होती है? डिस्टेंस होती है। सर अगर मैं ऐसे चला जाऊंगा तो डिस्टेंस, हाँ डिस्टेंस होगा, लेकिन उस सिचुएशन में तेरा डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होगा। तो बेटा याद रखना, अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हैं, ऐसे चलते चले जा रहे हैं, तो इनिशियल ये है, फाइनल ये है, चलते चले जा रहे हैं, इनिशियल ये है, फाइनल ये है, इस तरह से अगर आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो तो वही आपका डिस्प्लेसमेंट होगा, वही आपका बेटा डिस्टेंस होगा। केवल कब? जब आप स्ट्रेट लाइन में चल रहे हो। और जैसे ही बेटा आप यू टर्न ले लोगे ऐसे, तो इस सिचुएशन में आपका जो डिस्टेंस होगा वो तो हमेशा बढ़ता चला जाएगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तो बेटा रास्ते पर डिपेंड करता ही नहीं है। वो तो किस पर डिपेंड करता है? इनिशियल और फाइनल को मिला दे तो ये तेरा क्या कहलाएगा? डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा। क्या कहलाएगा बेटा? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट बेसिकली बेटा क्या होती है? तेरी स्ट्रेट लाइन होती है। और डिस्टेंस तो कुछ भी हो सकती है। डिस्टेंस तो आप ऐसे चले जाओ तो डिस्टेंस है, सीधे चले जाओ तो डिस्टेंस है। अगर आप एक नया रास्ता और खोज लोगे तो ये भी तेरा डिस्टेंस है। अगर आप बेटा ऐसे चले जाओगे तो ये भी तेरा डिस्टेंस है। तो डिस्टेंस की डिफरेंट वैल्यूज हो सकती है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट की एक यूनिक वैल्यू होगी, वो भी कहां होगी? स्ट्रेट लाइन में होगी बेटा। इतनी बात समझ में आई? अब हम समझेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या डिफरेंस है। इसको पॉज करिए, नोट करिए। हम समझते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस। ध्यान देखिए बेटा, एक एक पॉइंट आपको मैं क्लियर कर लूंगा। बहुत ही अच्छे पॉइंट मैंने लिए यहाँ पर पूरे कंसेप्ट के साथ। देखिए पहला पॉइंट सिमिलैरिटी को डिसाइड करेगा यहाँ पर कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या सिमिलैरिटी है। तो बेटा डिस्टेंस हो चाहे डिस्प्लेसमेंट हो, है तो तेरी लेंथ, सो डिस्टेंस इज बेसिकली लेंथ और इसकी डायमेंशन क्या होती है बेटा? एल, और इसका यूनिट क्या होता है? मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली
डिस्प्लेसमेंट इज बेसिकली लेंथ, इसकी डायमेंशन क्या होती है एल, और इसका यूनिट भी क्या होता है मीटर पर सेकंड इन एसआई सिस्टम, याद रखिएगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट हमारा ये कहता है कि लेंथ ऑफ पाथ ट्रेवल एक्चुअली में जो हम रास्ते का जो हमने लेंथ ट्रेवल किया है वो तेरा डिस्टेंस है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है तेरा, डिस्प्लेसमेंट है बेटा तेरी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच खींची गई एक स्ट्रेट लाइन, वो तेरा डिस्प्लेसमेंट है। तो यहां क्या लिखा है, डिस्प्लेसमेंट इज स्ट्रेट लाइन डिफरेंस बिटवीन टू पोजीशन। ठीक है बेटा। थर्ड पॉइंट आता है इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, बेटा डिस्टेंस ओनली साइज को बताता है कि यहां से मान ले यहां से कोई टेंपल 25 किलोमीटर है तो है, दूसरा टेंपल 50 किलोमीटर है तो ये क्या है तेरा डिस्टेंस है, लेकिन कहां है बताना, 25 किलोमीटर कहां या 50 किलोमीटर कहां, तो ये तेरा डिस्प्लेसमेंट है। जब भी तू वेयर शब्द यूज करेगा, डायरेक्शन कहां है, वेयर, तो तेरा क्या बन जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो याद रखना, सो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज अ वेक्टर, जिसमें डायरेक्शन एंड साइज दोनों इन्वॉल्व हो वो तेरा क्या होता है वेक्टर। तो डिस्प्लेसमेंट तेरी वेक्टर है, डिस्टेंस तेरी स्केलर। ठीक है बेटा। फोर्थ पॉइंट सुनिएगा जरा, क्या लिखा है कि डिस्टेंस इज ऑलवेज लार्जर देन डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट से बड़ा होता है। देख, अगर तू इस ए से बी तक इस रास्ते से जाता है तो भी तेरा डिस्टेंस बड़ा है, इस रास्ते से जाता है तो भी तेरा डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट तो ये स्ट्रेट लाइन है। केवल एक ही सिचुएशन में तेरा डिस्टेंस बराबर हो सकता है अगर तू स्ट्रेट जाए, अदरवाइज एवरी टाइम तेरा डिस्टेंस जो होगा ना वो डिस्प्लेसमेंट से क्या होगा बड़ा होगा। तो क्या लिखा है यहां पर कि डिस्टेंस इज ऑलवेज लार्जर देन डिस्प्लेसमेंट और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज स्मॉलर। ठीक है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है, नेक्स्ट पॉइंट ये कहता है कि मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस होगा वो इक्वल होगा किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, यानी कि जो मिनिमम डिस्टेंस तो यही है ना बेटा, ए बी सीधा चला जा, ए से बी सीधा चला जा, तो ये तेरा मिनिमम डिस्टेंस है, और इसी मिनिमम डिस्टेंस का नाम क्या है डिस्प्लेसमेंट। तो जो डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन को मार गोली, ओनली जो मैग्नीट्यूड है वही तेरा क्या है, यस मिनिमम डिस्टेंस है। ओके बेटा। यहां क्या लिखा है, इन स्ट्रेट लाइन ट्रेवल मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर सेम, अगर आप स्ट्रेट लाइन में चलोगे तो जो आपका डिस्टेंस होगा वही आपका डिस्प्लेसमेंट कहलाएगा, कोई खास बात नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है यहां पर कि बिटवीन टू पॉइंट्स देयर मे बी वैल्यू, और सॉरी मैंने कुछ छूट गया यहां पर, क्या बिटवीन टू पॉइंट देयर मे बी मैनी वैल्यू, हाँ ठीक है, मैनी वैल्यूज ऑफ डिस्टेंसेस। देखो ए से बी तक जाने के बहुत रास्ते हो सकते हैं, एक तेरा रास्ता है, ये दूसरा तेरा रास्ता है, सीधा भी है, ऐसे भी तू जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है, तो बहुत तरह के रास्ते तेरे को देखने को मिल जाएंगे। तो ए से बी तक जाने के बहुत सारे तेरे को रास्ते मिल जाएंगे, तो डिस्टेंस तेरी डिफरेंट वैल्यूज की हो सकती है। लेकिन आगे क्या लिखा है, कौन सा वाला पॉइंट था, ये वाला पॉइंट था, बिटवीन टू पॉइंट डिस्प्लेसमेंट हैज अ यूनिक वैल्यू। आप किसी भी रास्ते से चले जाइए लेकिन डिस्प्लेसमेंट आपका हमेशा क्या रहेगा, यूनिक रहेगा, उसकी एक फिक्स वैल्यू रहेगी क्योंकि वो स्ट्रेट लाइन है। ठीक है बेटा, ये वाला पॉइंट भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है कि जो डिस्टेंस है ऑलवेज पॉजिटिव फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। देख, अगर एक बंदा सामने की तरफ गया 5 किलोमीटर, फिर पीछे की तरफ गया 5 किलोमीटर, तो सामने गया 5, पीछे गया 5, कुल कितना चला 10। तो जहां पर ओनली नंबर को हमने देखा, प्लस माइनस हमको नहीं करना, हमको पता है इस डायरेक्शन को पॉजिटिव बोलते हैं, इस डायरेक्शन नेगेटिव बोलते हैं, लेकिन हमको पॉजिटिव नेगेटिव डायरेक्शन में मतलब ही नहीं है, हम तो केवल उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। तो 5 और 5 कितना हो गया 10, लेकिन तू इधर गया पॉजिटिव डायरेक्शन में, तेरा जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो पॉजिटिव 5 होगा, और इधर गया इसी पॉइंट से इधर गया तो तेरा +5 होगा डिस्प्लेसमेंट, और इसी पॉइंट से तू इधर गया तो तेरा डिस्प्लेसमेंट -5 होगा। और अगर मान ले तू अपने घर से चला और चलकर अपने घर पर वापस आ गया तो तेरा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा 0। क्या तेरा डिस्टेंस 0 होगा? नहीं, क्योंकि डिस्टेंस तो बेटा तेरा एक्चुअल पाथ है जो तूने ट्रैवल किया है। ठीक है बेटा, समझ में बात, ये चीज होती है। तो डिस्टेंस जो होती है वो ऑलवेज क्या होती है तेरी पॉजिटिव होती है, किसकी, मूविंग ऑब्जेक्ट की। अगर एक आदमी खड़ा है चल ही नहीं रहा तो उसका डिस्टेंस कितना, उसी पॉइंट से, तो आंसर है 0। ठीक है ना, 0 डिस्टेंस होगा, और चलेगा तो उसका डिस्टेंस आएगा। और आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0 फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट। क्लियर है बच्चों, सारे डाउट्स आपके क्लियर हो गए इसमें, मैंने हर एक पॉइंट को बहुत अच्छे से यहाँ पर मेंशन किया है। इसको पॉज करिए और नोट करिए। इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। अभी जो हमने डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट सीखा है उस पर बेसिस क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सारे डाउट आपके क्लियर होंगे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 1D यानी कि 1 डायमेंशनल मोशन कर रहा है एक ऑब्जेक्ट, सीधा जा रहा है, तो हमको बताना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या है। तो यहां पर करेक्ट ऑप्शन आपको 3 दिए हैं, 4 दिए हुए हैं। यहां पर लिखा हुआ है कि डिस्टेंस ग्रेटर देन
अगर ये बेटा मॉड लगा है और मॉड के अंदर डिस्प्लेसमेंट लिखा है, तो अभी हम इसकी बात किसकी कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, इसकी डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे हैं। तो जब भी कोई क्वांटिटी मॉड के अंदर लिखी हो ना, समझना कि हम उसके मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं, डायरेक्शन की बात नहीं कर रहे, याद रखिएगा। देख, तो यहां पर लिखा है कि डिस्टेंस इज ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। सेकंड ऑप्शन है डिस्टेंस इज लेस देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस इक्वल एंड ग्रेटर देन मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। नेक्स्ट है आपका डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो जहां तक बच्चे किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे, तो जहां तक बच्चे दो ऑप्शन की तरफ जाएंगे, या तो इसको करेक्ट बोलेंगे या फिर इसको करेक्ट बोलेंगे। मैं आपको विद रीजन बताता हूं, देखो इनमें से कौन सा करेक्ट है और कौन सा नहीं है। देख यहां पर इनने क्या लिखा है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 1D, तो वो 1D डायरेक्शन में जा रहा है। क्या उसने हमसे ये कहा है कि 1D डायरेक्शन में वो ऐसे गया है तो वापस नहीं आया होगा? नहीं कहा ना। देख फिर से सुन, बात को समझ जरा, बात को समझ जरा। वो सीधा जा रहा है, ऐसे जा रहा है। क्या उसने सवाल में हमसे ये कहा है कि इसी रास्ते पर वापस आया है? नहीं कहा है, नहीं कहा ना, क्योंकि हो सकता है वो सीधा जाके वापस इसी रास्ते पे लौट रहा है। क्योंकि तुम सामने की तरफ गए तब भी 1D है, पीछे की तरफ गए तब भी 1D, सामने की तरफ गए तब भी 1D है, पीछे की तरफ गए तब भी 1D है। तो जाने की इसमें मेंशन नहीं किया है। अगर मेंशन नहीं किया तो हो सकता है कि उसका जो डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट के बराबर है, या फिर डिस्टेंस जो है वो डिस्प्लेसमेंट के बराबर भी है और उससे ज्यादा भी है। कैसे? देख, अगर ये इस रास्ते पर ऐसे गया तो जब तक चलता चला जाएगा उस समय तक तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तेरा बराबर है। लेकिन जैसे यहां पर जाकर इसने इसी रास्ते पर मुड़कर वापस आना स्टार्ट कर दिया, तो देख ये तेरी इनिशियल पोजीशन है और ये तेरी फाइनल पोजीशन है। अब ये और पास में आया तो ये तेरी इनिशियल पोजीशन है और ये तेरी क्या है, फाइनल पोजीशन है। तो इस केस में तेरा डिस्टेंस तो बढ़ता चला जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट क्या होता जा रहा है, तेरा कम होता चला जा रहा है। ठीक है, तो हमको कौन सा ऑप्शन लगाना चाहिए? तो हमको ये वाला लगाना चाहिए। क्यों इसको लगाना चाहिए? इसलिए लगाना चाहिए बेटा क्योंकि यहां पर हमको मेंशन नहीं किया है कि इफ एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग इन 1D देन करेक्ट ऑप्शन। हो सकता है वो सामने जाके पीछे भी तो आ जाए, क्योंकि 1D मोशन तो आगे भी होता है और पीछे की तरफ लौट के आएगा तब भी होगा। तो इसकी तरफ हमको जाना चाहिए क्योंकि यहां पर दोनों क्लियरिटी हमको मिल रही है। एक तो इक्वल भी बता रहा है और साथ में डिस्टेंस को बड़ा भी बता रहा है, किससे? डिस्प्लेसमेंट से। अच्छा सर, ये वाला ऑप्शन क्यों नहीं लगा सकते? हाँ, ये वाला हम तब लगा सकते जब हमको ये बोला होता हम करते यदि इफ डायरेक्शन नॉट चेंज। अगर बेटा उसने अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं की, सीधा गया और यहीं पर जाकर वो खड़ा हो गया, तो उस सिचुएशन में जो बेटा तेरा डिस्टेंस है वही तेरा डिस्प्लेसमेंट है, तब ये वाला आंसर तेरा करेक्ट होता। अच्छा, ये कब होता? तो देख, चेंज इन डायरेक्शन, चेंज इन डायरेक्शन। अगर बेटा उसने डायरेक्शन चेंज कर ली, जैसे मान ले सामने की तरफ गया और वापस लौट के आने लगा, तो इस केस में तेरा बेटा डिस्टेंस तो बड़ा हो गया ना, लेकिन तेरा डिस्प्लेसमेंट कैसा हो गया? छोटा हो गया। तो तेरा ये वाला आंसर होगा। तो बेटा ये वाला आंसर तेरे को कब टिक करना है? जब वो डायरेक्शन को चेंज करे। और ये वाला आंसर तेरे को कब टिक करना है? जब वो डायरेक्शन को चेंज नहीं करे। ये वाला आंसर तेरे को कब टिक करना है? जब कुछ भी मेंशन ना हो। यहां पर लिखा है कि डायरेक्शन चेंज की, यहां पर लिखा है कि डायरेक्शन नहीं चेंज की, डायरेक्शन है लिखा नहीं है, डायरेक्शन चेंज की नहीं है, तो कुछ भी ना लिखा हो ना, इस तरह का स्टेटमेंट तेरे को दिया हो तो हमेशा इस पर हमको क्या करना है? टिक करना। एक और क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है कि देख डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट। क्या डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट से कभी छोटा हो सकता है? तो हमने देखा था कि हमारे पास इतनी सारी सिचुएशन होती है, जैसे ए और बी तेरा एक पॉइंट है, यहां पर ऐसे चला जा, ऐसे चला जा, या किसी भी रास्ते से चला जा, तेरे को इनमें से कोई भी रास्ता ऐसा नहीं मिलेगा जो डिस्प्लेसमेंट से छोटा हो, ए से बी तक जाने का। सारे रास्ते तेरे को बराबर मिलेंगे या फिर डिस्टेंस के क्या मिलेंगे? तेरे को इक्वल मिलेंगे। तो इसका मतलब ये वाला ऑप्शन क्या कहता है? नेवर पॉसिबल। तो ये भी आ सकता है, इसमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है? तो आपको टिक लगाना पड़ेगा नेवर पॉसिबल पर। किस पर लगाना पड़ेगा बेटा? नेवर पॉसिबल। तो याद रखिएगा, मैं फिर से दोहराता हूं, अगर बेटा तेरी डायरेक्शन चेंज हो तो तेरे को इस पर टिक लगाना है, उस समय तेरा डिस्टेंस बड़ा होगा डिस्प्लेसमेंट से। अगर तेरी डायरेक्शन चेंज ना हो तो डिस्टेंस तेरा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा, मैग्नीट्यूड के, याद रखना मैग्नीट्यूड के, ठीक है। और अगर बेटा कुछ भी ना दिया हो, ठीक है, डायरेक्शन की बात ही ना की हो, तो डिस्टेंस ग्रेटर देन या इक्वल क्या होगा? डिस्प्लेसमेंट के। और अगर इनमें से बोला है कि इनमें से कौन सा पॉसिबल नहीं है, तो तुम्हें किसकी तरफ जाना है? डिस्टेंस लेस देन डिस्प्लेसमेंट की तरफ जाना है। क्लियर है बच्चों? तो इसको पॉज करिए, नोट करिए, फिर बढ़ते हैं। डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस के कॉन्सेप्ट पर बेसिस बहुत सारे सवालों को थोड़ा सा ट्राई करते हैं। आइए पहले इजी से इजी क्वेश्चन से हम लोग स्टार्ट करेंगे, फिर लेवल को धीरे धीरे बढ़ाएंगे। समझते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। एक क्वेश्चन को आपने देख ही लिया है, उसका कॉन्सेप्ट समझ ही लिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा इस तरह से आपके सामने, मान लीजिए आपके सामने बेटा एक स्क्वायर दिया हुआ है, इन्होंने क्या दिया हुआ है आपको बेटा? स्क्वायर, ठीक है। अब मान लीजिए कोई पर्सन ए पॉइंट से चलता है
और पहले बी पर जाता है और फिर कहाँ जाता है बेटा, सी पर जाता है, उसके बाद कहाँ जाता है, डी पर जाता है। अब कुछ सिचुएशन है, देखिए ए से बी गया, बी से सी गया, फिर सी से डी गया और फिर डी से कहाँ आया, ए पर वापस आया, यानी कि पूरे एक साइकिल में उसने कवर किया, एक साइकिल कवर किया, ए से चला ए पर ही वापस आया। अच्छा, ये जो स्क्वायर है इसका जो डिस्टेंस है वो ए है, लेंथ ए है और विड्थ भी क्या है इसकी, ए है। अब समझना जरा बात को, मैं क्या कह रहा हूं, मैं कुछ केसेस आपको बता रहा हूं बेटा। देखो हम क्या क्या चीजें निकालेंगे, हम निकालेंगे बेटा इसका पाथ, हम आपको पाथ देंगे तो आपको क्या बताना है, इसका डिस्टेंस बताना है, एंड नेक्स्ट इसका आपको डिस्प्लेसमेंट बताना है बेटा। क्या बताना है आपको, डिस्प्लेसमेंट। ओके, अच्छा साहब, अब देखिए जरा, तो पहले हम कहां से गए, ए से बी गए, तो देखिए पाथ आपका क्या रहा, ए टू बी। तो जब बेटा आप ए से बी जाओगे तो एक्चुअल में ए से आप बी गए हो तो आपका डिस्टेंस कितना है, ए, और डिस्प्लेसमेंट किसको कहते हैं, इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन, वो भी आपकी ए है, तो ये आंसर आपका ए हो जाएगा। दैट्स ऑल। अब हम बात करते हैं, अब हम गए बेटा ए से बी और फिर बी से सी गए, यानी कि हम ए टू सी गए डायरेक्ट। तो देखिए इसमें एक्चुअल में ए से बी गए फिर बी से सी गए, तो ये ए है तो ये है, ये ए है तो ये भी ए है, तो टोटल लेंथ कितना चला तू ए से सी तक, तो ए प्लस ए यानी कि 2a। अब बात आती है किसकी की, डिस्प्लेसमेंट। तो बेटा डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए हमको रास्ता देखना ही नहीं होता, हमको तो इनिशियल पोजीशन और फाइनल पोजीशन देखनी होती है और एक स्ट्रेट लाइन हमको ड्रॉ कर देनी होती है। तो जैसे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो हमको क्या मिलेगा बेटा, डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। अब देख ये वाली लेंथ तेरी ए है और ये वाली लेंथ तेरी ए है, तो अगर लेंथ सेम हो तो उसका हम पाइथागोरस थ्योरम से ये वाला जो साइड निकालेंगे, हाइपोटेनस निकालेंगे, तो वो कितनी आएगी, √2a आएगी। कितनी आएगी तेरी बेटा, √2a। तो ये इनिशियल है तेरी, ये फाइनल है, और इसके बीच का डिस्टेंस अभी पाइथागोरस थ्योरम से आपने कैलकुलेट किया, वो कितना आया, √2a आया। तो ये आंसर आ जाएगा आपका √2a। ठीक है बेटा, अच्छा था। अब मान लो हम ए से कहां गए बेटा, डी तक गए, तो अब हम निकालते हैं ए टू डी। तो ए टू डी में क्या होगा, देख ए और ए, तो कितना हो गया, 3a। ये तेरा क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो इनिशियल तेरा ये है, अब फाइनल तेरा ये है, और इनिशियल और फाइनल के बीच का डिस्टेंस कितना, ए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तेरा, ए। अच्छा साहब, अब ए से चले ए पर ही वापस आ गया, तो ए टू ए, तो बताइए डिस्टेंस कितना, ए मतलब 4a, और डिस्प्लेसमेंट तेरा कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि तू चला कहां से, ए से, खड़ा कहां पे, ए पर, तो डिस्प्लेसमेंट कितना तेरा, 0। क्योंकि डिस्प्लेसमेंट जो होता है बेटा रास्ते पर डिपेंड करता ही नहीं है, वो तो इनिशियल और फाइनल पर डिपेंड करता है। क्लियर है बेटा, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया, सारे पॉइंट आपके क्लियर हुए, इसको पॉज करिए, नोट करिए। अगला क्वेश्चन ध्यान समझिए बेटा, बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं मैं आपको। नेक्स्ट, अब बेटा आपके पास हेक्सागोन है। अगर बेटा आपके पास एक हेक्सागोन है तो उस हेक्सागोन कैसा होता है, देखो उसमें कितनी साइड्स होती है, 6 साइड होती है, 1 2 3 4 5 और ये 6। देखा आपको, ये साइड L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है, ये भी L है और ये भी L है। सभी साइड्स कैसी होती है बेटा, इक्वल होती है। इसमें भी हमको क्या क्या निकालना है, देखो इसमें हम बात करेंगे पाथ की, दूसरा हम बात करेंगे बेटा डिस्टेंस की, तीसरा हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट की। ठीक है बेटा, 3 चीजों की हम बात करेंगे। आइए तो स्टार्ट करते हैं। देखिए कुछ नाम दे देते हैं, इसको A नाम दे दिया, इसको B दे दिया, इसको C दे दिया, इसको D दे दिया, इसको E दे दिया बेटा, इसको हमने दे दिया बेटा F दे दी। अब ध्यान समझिए बेटा, ध्यान से, पहले हम चले A से B की तरफ। डिस्टेंस कितना, L, डिस्प्लेसमेंट कितना कहोगे, L, कोई खास बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट हम देखते हैं। अब हम A से कहां गए बेटा, C गए, तो देख डिस्टेंस कितना, L और L 2L, ये कहां गए बेटा, A से C, तो डिस्टेंस L और L 2L। डिस्प्लेसमेंट में हमको क्या देखना होता है बेटा, इनिशियल और फाइनल, और एक लाइन ज्वाइन कर दो, तो ये तेरा क्या निकल आएगा, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकल आएगा तेरा। ठीक है, अब ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आप कैसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले हम एक लाइन ऐसे ड्रॉ कर लेंगे बेटा। ठीक है, ऐसे लाइन को हमने ड्रॉ कर लिया, तो बेटा ये एंगल तेरा कितना है, साफ 60 डिग्री है। ये एंगल कितना है, 60 डिग्री, और ये एंगल कितना है तेरा 120 डिग्री। कितना है बेटा, 120 डिग्री। अगर बेटा ये एंगल 120 डिग्री है और ये एंगल 60 है, तो टोटल कितना होगा, 180। एनीवे 60 और 120 कितना हो गया, 180 हो गया। तो हमें तो बस इस ट्रायंगल की बात करनी है, तो इस ट्रायंगल पर ये वाला एंगल कितना है तेरा, 120 है। कितना है बेटा तेरा, 120। अब बात को जरा समझना, मैं क्या तेरे को कह रहा हूं, देख एक तो तेरे पास ये वाला वेक्टर है और एक तेरे पास ये वाला वेक्टर है, ये दोनों वेक्टर है। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड L है और इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड भी कितना है, L है। तो वेक्टर के चैप्टर में आप ये स्टडी करोगे कि अगर आपके पास दो सेम टाइप ऑफ वेक्टर है तो उनका रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, रिजल्टेंट निकालने का एक फॉर्मूला होता है, अच्छे से रट्टा मान लीजिए, वो होता है 2r cos θ/2। कितना होता है बेटा, 2r cos θ/2 होता है। अब देखो बेटा r कौन है यहाँ पर, r बेटा आपका वेक्टर है। कौन सा वाला वेक्टर है, ये वाला वेक्टर है। देखो ये फॉर्मूले में r आया है, यानी कि आपके दो वेक्टर होंगे, एक r और एक r।
तो उन दोनों को ऐड करके रिजल्टेंट का ये फॉर्मूला है। लेकिन यहां पर इस केस में आपका आर नहीं है, ये क्या चीज है, लेंथ है। तो जहां पर आर का काम कौन करेगा, एल करेगा। ठीक है बेटा, तो यहां से हम निकालेंगे, देखो कैसे निकालेंगे, देखिए आर की जगह क्या आ जाएगा, एल आ जाएगा तुम्हारा, क्या आ जाएगा, एल। ये कॉस थीटा है। अब ये कितना है तेरा, यस 120 है। कितना है बेटा, 120। 120 क्यों, क्योंकि देखो दो वेक्टर के बीच का ही एंगल लेना है 120। ये डिवाइड करेगा कितना आएगा तेरा, 60 आएगा। तो ये आ गया तेरा 60। अब cos 60 तेरा कितना होता है, तो cos 60 तेरे को पता होगा, cos 60 होता है तेरा √3/2 होता है। कितना होता है बेटा, √3/2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी कि तेरा क्या आ गया, √3 L आ गया। तो यानी कि ये वाला तेरा डिस्प्लेसमेंट जो आएगा वो कितना आएगा, √3 L आएगा। यानी कि ये वाला डिस्प्लेसमेंट तेरा कितना हो जाएगा, √3 L हो जाएगा। ठीक है, सेम टाइप के वेक्टर हो और उनका रिजल्टेंट वेक्टर निकालना हो तो ये फॉर्मूला आप हमेशा याद रखेंगे, 2r cos थीटा। लेकिन ये तभी एप्लीकेबल होगा जब दोनों वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैसे होने चाहिए, सेम होने चाहिए। ठीक है बेटा, अब निकालते हैं हम लोग a to d। देखो अब हम a से कहां गए बेटा, d की तरफ गए। तो ये तेरा a है और ये तेरा d है। पहले लेंथ डिस्टेंस बता, l, तो ये तेरा कितना हो गया, 3l। अब ये लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ, लाइक दिस, ये वाले लेंथ की मैं बात कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये कितना होगा, तो देखो इसको हम कैसे समझेंगे इस केस में। तो देखिए सबसे पहले मैं इसको आपको इस तरह समझाता हूँ कि सबसे पहले आपने क्या बना लिया, एक हेक्सागोन बना लिया। यहाँ पर थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ मैं इस चीज़ को, ऐसे। ठीक है, अब देखो बेटा, अगर मैं ये लाइन को, अच्छा ये एंगल टोटल कितना है तेरा, 120 है, ये तो तेरे को पता है ना। अब देख यहाँ से मैंने क्या किया बेटा, एक लाइन ऐसे ड्रॉ की लाइक दिस, एक लाइन मैंने ऐसे ड्रॉ करी और एक लाइन बेटा मैंने ऐसे ड्रॉ की। अब ध्यान से देखना बेटा, ये एंगल तेरा कितना 120 है, तो ये कितना होगा तेरा 60 डिग्री, ये भी कितना होगा 60 डिग्री और ये भी कितना होगा तेरा 60 डिग्री। इसी तरह से ये भी तेरा 60 डिग्री, ये भी तेरा 60 डिग्री और ये भी तेरा 60 डिग्री। कुल मिला के सब तरफ 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री आ रहा है, दिख रहा है आपको, 60 डिग्री 60 डिग्री और 60 डिग्री। ठीक है, तो कुल मिला के आपके बहुत सारे क्या बनना है, यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल बनना है। तो आप देखिए ये लेंथ तुम्हारी कितनी है बेटा, l, तो ये भी l होगी, तो ये सेंटर से ये वाली लेंथ भी कितनी होगी, l होगी। तो ये l और ये l, तो तेरा कितना हो गया, यहाँ से यहाँ तक का टोटल लेंथ 2l हो जाएगा। तो इस चीज का लेंथ निकालेंगे, थोड़ा सा आपको हेक्सागोन की प्रॉपर्टी को ध्यान देना पड़ेगा। तो ये तेरा कितना आ जाएगा, 2l आ जाएगा। क्लियर बेटा, ठीक है, डिस्टेंस निकालना आ गया आपको और ये आपको क्या बताया इसका डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अब हम बात करते हैं, अब बंदा गया है कहां तक पहुंच गया, d तक पहुंच गया। अब वो गया है a से e तक। अब हम जाते हैं बेटा a से e तक जाते हैं, a से e तक। तो आपका डिस्टेंस कितना, देखो l l l l, 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा तेरा 4l। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तेरा, तो देख डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए तुझे दांत दिमाग लगाना, ये तेरा l है, ये तेरा l है। और अभी आपको बताया दो सेम वेक्टर का सम कितना था, √3l था। यहाँ पर भी दो सेम वेक्टर है तो इनका भी सम कितना होगा, तो ये भी तेरा कितना होगा, उसी प्रॉपर्टी से ये आ जाएगा। क्लियर है बच्चों। अब मान लो आप कहां से गए, a से f तक गए। तो अच्छा मैं इसको रब कर देता हूँ बेटा, इसको पॉज कर लेना आप लोग। ठीक है, चलिए पॉज करके नोट कर लेते हैं। तो नेक्स्ट लिखते हैं हम। अब हम कहाँ चलेगा, a से f तक। तो a से f, अब देखिए जरा a से f, तो a से f में देखो 1 2 3 4 5, तो आपकी लेंथ तो बेटा तेरी 5 हो गई। लेकिन अब देखिए इनिशियल पॉइंट है, ये तेरा फाइनल पॉइंट है, तो डिस्प्लेसमेंट कितना होगा तेरा, l होगा। क्लियर है बेटा। इसी तरह से अब तू a पर ही वापस आ गया, तो a to a, तो लेंथ तो तेरी 6l हो गई, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया तेरा, 0 हो गया। क्लियर बच्चों। ठीक है, तो ये काफी अच्छा क्वेश्चन था, इसमें इतने सारे क्वेश्चंस में से आपसे पूछे जा सकते थे और हर एक चीज का डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना मैंने आपको बताया। क्लियर बच्चों, इसको पॉज करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं 4 नंबर का। देखिए मान लीजिए एक आदमी अपने घर से ऊपर की तरफ गया 6 मीटर, यहाँ से 6 मीटर चला, फिर 90 डिग्री का टर्न लिया उसने और फिर चला 7 मीटर, और फिर 90 डिग्री का टर्न लिया और फिर चला वो 9 मीटर, और फिर 90 डिग्री का टर्न दिया और फिर चला वो बेटा 3 मीटर। तो अब वो यहाँ पर खड़ा है पॉइंट बी पर। तो आपको दो चीजें बतानी है यहाँ पर, क्या क्या, नंबर 1 डिस्टेंस एंड नंबर 2 डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्टेंस क्या होगा आपका और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा आपका। ठीक है बेटा, दो चीजों के बारे में हम बात कर रहे हैं यहाँ पर। अब देखिए जरा, तो डिस्टेंस बताना तो कोई खास बात नहीं है। देखिए यहाँ पर 6 है और यहाँ पर कितना है तेरा 7 है, तो 6 और 7 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 13 हो गया, 13 और 3 कितना हो गया तेरा 16 हो गया, 16 हो गया तेरा, 16 और 9 कितना हो गया तेरा 16 और 9 हो गया तेरा 25। ठीक, तो ये आ गया तेरा 25 मीटर। तो ये तो तेरा क्या आ गया बेटा, डिस्टेंस आ गया। ठीक है, एक बार और देख लीजिए, 6 और 7 कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है, 13 और 3 कितना हो गया, 16 हो गया। 16 में आप 4 ऐड करोगे तो कितना हो गया तेरा, हाँ ठीक 25। अच्छा, तो ये तो तुम्हारा क्या आ गया, डिस्टेंस आ गया। अब हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट में हमको बेटा रास्ता तो देखना ही नहीं होता, हमको इनिशियल पॉइंट देखना होता है बेटा, फाइनल पॉइंट देखना होता है, बस इसको मिला दो। तो जैसे आप मिलाने जाओगे तो ये वाला जो वेक्टर आपको मिलेगा ये आपको क्या बताएगा, डिस्प्लेसमेंट देगा।
अब ये डिस्प्लेसमेंट आप कैसे निकालोगे, जरा इस चीज को जरा ध्यान समझिएगा। देखिए, देखना जरा बेटा, पहले ऊपर कितना गया 6 मीटर, फिर नीचे की तरफ कितना आया 9, तो 9 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा, 9 में से 6 माइनस करोगे तो कितना बचेगा सर 3 बचेगा। तो ये वाला डिस्टेंस तेरा कितना होगा 3 मीटर होगा। कितना मीटर होगा बेटा 3 मीटर होगा। ठीक है बेटा, ठीक है। क्या अभी 6 और 3 कितना होता है 9 होता है। अच्छा साहब, अब देख इधर की तरफ कितना चला 4 और वापिस इधर की तरफ कितना आया 3, तो 7 में से 3 माइनस करेगा तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा तेरा, यस ठीक समझ रहा है 4 होगा। यानी कि ये वाला डिस्टेंस तेरा 4 आ गया और ये वाला डिस्टेंस तेरा कितना आ गया 3 आ गया। अब इसको जरा गौर से देख, ये तेरा राइट एंगल बन गया। अगर बेटा ये राइट एंगल बन गया तो बस इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दे और 3 और 4 का पाइथागोरस थ्योरम से ऐड करोगे तो कितना आएगा 5 मीटर आएगा। तो दिस इज अवर आंसर। तो 5 मीटर आपका क्या हो गया आंसर। लेकिन ये हमने क्या निकाला मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। अगर बेटा आपसे इसकी डायरेक्शन पूछी जाती तो आप कैसे निकालते, देख डायरेक्शन के लिए सबसे पहले आप क्या करोगे, डायरेक्शन बनाओ। ये नॉर्थ होती है, ये साउथ होती है, ये ईस्ट होता है तेरा और ये तेरा वेस्ट होता है। ठीक है बेटा, अब जरा ध्यान से देखना, मैं यहाँ पर कुछ बता रहा हूँ आपको। यहाँ से हम कुछ डायरेक्शन बनाते हैं इस तरह से बेटा। ठीक है, ये तेरी नॉर्थ हो गई, ये तेरी बेटा साउथ हो गई, ये तेरा ईस्ट हो गया, ये तेरा वेस्ट हो गया। अब तेरा पॉइंट ए था यहाँ पर और बी था यहाँ पर, तो तुमने ए से बी को मिलाया, यानी कि तुम साउथ से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हुए, साउथ से ईस्ट की तरफ शिफ्ट हुए। तो कितना शिफ्ट हुए, यानी कि ये वाला एंगल तेरे को पता होना चाहिए। तो ये एंगल आपको निकालना है, तो इसके लिए आप क्या करोगे tan थीटा लगा दोगे। इसमें डायरेक्शन के लिए ऑलवेज क्या लगाओगे बेटा tan थीटा। tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन यस बेस। तो परपेंडिकुलर कितना है तेरा 4 और बेस कितना है तेरा 3। अब आपको पता होना चाहिए, अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा है तो 4/3 का मतलब होता है 4/3 का मतलब होता है tan 53 डिग्री। अगर आपने बेसिक मैथमेटिक्स नहीं दिखा है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, वहां पर मैंने इन सब चीजों को बहुत अच्छे से बताया ट्रिग्नोमेट्री के फंक्शन में। अब 10 से 10 को कंपेयर करेंगे तो थीटा की वैल्यू कितनी जाएगी 53 डिग्री, और ये जो वैल्यू आई है इसको हम बोलेंगे ईस्ट ऑफ साउथ। यानी कि आपकी डायरेक्शन क्या है, साउथ से ईस्ट की तरफ। ईस्ट ऑफ साउथ का मतलब क्या होता है, साउथ से कहां की तरफ हो, ईस्ट की तरफ। कितना डिग्री 53 डिग्री। ठीक है, तो बेटा इस बढ़िया क्वेश्चन है, पॉज करिए नोट करिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। बढ़िया क्वेश्चन करा रहा हूं बेटा, देख एक आदमी अपने घर से चलता है 1 मीटर जाता है, उसके बाद 90 डिग्री टर्न लेता है, फिर 2 मीटर जाता है, फिर उसके बाद 90 डिग्री टर्न लेता है 3 मीटर जाता है, फिर उसके बाद 90 डिग्री टर्न लेकर 4 मीटर जाता है, फिर उसके बाद 90 डिग्री टर्न लेकर 5 मीटर जाता है, फिर उसके बाद 90 डिग्री टर्न लेकर 6 मीटर जाता है, फिर उसके बाद 90 डिग्री टर्न लेकर 7 मीटर जाता है, फिर उसके बाद 90 डिग्री टर्न लेकर 8 मीटर जाता है और यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। तो ये इनिशियल पोजीशन है इसकी बेटा, ये फाइनल पोजीशन है। अब आपको फिर से 2 ही चीजें बतानी है, डिस्टेंस बतानी है और डिस्प्लेसमेंट बतानी है। चलिए डिस्टेंस निकाल लेते हैं। डिस्टेंस निकाला, कोई खास बात नहीं। देखिए ये 3 और 2 कितना हो गया 5, ठीक है, 5 और 1 कितना हो गया 6, और 6 और 6 कितना हो गया 12, 12 और 4 कितना हो गया 16, ठीक है, 16 और 5 कितना हो गया 21, 21 और 7 कितना हो गया तेरा 28, 28 और 8 कितना हो गया 36। तो तेरा 36 मीटर तो डिस्टेंस आ गया। अब बेटा हमको क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। तो देखिए बढ़िया क्वेश्चन है ये। अब देखिए डिस्प्लेसमेंट हम कैसे निकालेंगे। डिस्प्लेसमेंट में बेटा हमको रास्ता देखना नहीं होता है, हमको केवल क्या देखना होता है, इनिशियल क्या है तेरा, फाइनल क्या है। ये तेरा इनिशियल है और ये तेरा फाइनल है, तो इसको मिला दे, ठीक है। तो ये वाली लेंथ तेरे को चाहिए। अब ये लेंथ कैसे निकालेगा, ध्यान से सुन। देख इधर की तरफ ये कितना गया है बेटा 3 मीटर गया है। अच्छा एक चीज सुन, यहाँ से यहाँ तक कितना चला ये बेटा 1 मीटर, और इधर की तरफ कितना चला 3 मीटर, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, साफ 2 मीटर होगा। ये कितना होगा तेरा 2 मीटर। बात समझ में, देखना यार, यहाँ से यहाँ तक 1 मीटर गया है और फिर इधर की तरफ 3 मीटर गया है, तो जब 1 मीटर है और ये 3 मीटर है तो ये तो तेरा 2 मीटर ही होगा ना। अच्छा फिर इधर की तरफ ये कितना गया है 7 मीटर, और ये टोटल कितना है तेरा 3, यानी कि ये वाला तेरा डिस्टेंस 2 मीटर होगा और बचा हुआ ये वाला डिस्टेंस भी तेरा कितना होगा बेटा 2 मीटर होगा। बात समझ में आई, ताकि टोटल कितना हो जाए तेरा 7 मीटर। तो ये इधर का काम तमाम हो गया, हमको समझ में आ गया कि ये वाला जो हमने ये लिया है ट्रायंगल, इसमें ये वाली जो डिस्टेंस है वो कितनी है 2 to 4 मीटर है। क्लियर बेटा। अच्छा अब देख ऊपर की तरफ कितना गया 6 मीटर और नीचे की तरफ कितना आया बेटा 8 मीटर आया है। तो हमको ये वाला डिस्टेंस चाहिए, कौन सा वाला चाहिए, ये वाला। तो ये वाला कितना होगा, तो ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान से। तो ये हो जाएगा तेरा बेटा, देख ये कितना चला ऊपर 2 मीटर, तो ऊपर कितना है टोटल कितना है तेरा 6 है। टोटल कितना, देख ये तेरा 2 मीटर है और टोटल कितना है 6 है, तो ये 2 होगा, ये 2 होगा, यानी कि 2 मीटर ये होगा। अच्छा साहब, अब 6 और 2 कितना हो गया तेरा 8 हो गया, और इधर की तरफ ये कितना गया है, ये 8 मीटर गया है, तो ये कितना होगा तेरा, यस 2 मीटर होगा। क्योंकि देखना यार टोटल कर, देख 2 और 2 कितना हो गया तेरा 4 हो गया, 4 और 2 कितना हो गया 6 हो गया, 6 और 2 कितना हो गया तेरा 8, तो ये टोटल कितना हो जाएगा तेरा 8 हो जाएगा। ठीक है बेटा, चल अब इसको ऐसे मिला ले, अब कोई खास बात नहीं है। देख ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री हो गया।
अब तुम्हें पता है ये टोटल डिस्टेंस कितना है तेरा, 2 और 2 4, मतलब ये तेरा 4 है, और ये वाला 2 और ये वाला 2 कितना है तेरा 4, तो ये भी तेरा कितना होगा 4, ठीक है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगाएगा और दोनों सेम है तो तेरा आ जाएगा 4√2, कितना आ जाएगा बेटा 4√2, तो तेरा डिस्प्लेसमेंट आ गया 4√2। ध्यान से एक बार इस क्वेश्चन को सोचने का प्रयास करना, आपको आएगा। क्लियर है, पॉज करिए, नोट करिए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम कुछ सर्कल पर बेसिस। देखिए जैसे कि आपके पास बेटा एक सर्कल बना हुआ है, क्या बना हुआ है बेटा सर्कल। अब इस सर्कल में मान लो एक पर्सन यहां से चलता है और यहां पर जाकर पहुंच जाता है, ठीक है, और ये सर्कल का बेटा तेरा सेंटर है, ठीक है, तो ये कुछ डिस्टेंस होगा और ये तेरा कुछ डिस्टेंस होगा, ठीक है, इस तरह से। तो ये वाला जो एंगल होगा बेटा थीटा एंगल होगा, कितना एंगल होगा बेटा थीटा एंगल। अब अपन को क्या करना, क्या है, दो चीजें निकालनी है, ए से बी तक का डिस्प्लेसमेंट निकालना है और ए से बी तक के तेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो कैसे निकालोगे, तो सबसे पहले सीखो डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं और डिस्टेंस कैसे निकालते हैं। अच्छा देख इधर ध्यान से, डिस्प्लेसमेंट क्या बताता है, इनिशियल और फाइनल, इनको मिला दे तो ये तेरा क्या है डिस्प्लेसमेंट। अब इस डिस्प्लेसमेंट को निकालने का क्या टेक्निक होता है, तो बेटा जब भी सर्कल वाला केस आएगा तो तुम्हें डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर निकालने के लिए। वो फॉर्मूला क्या है मैं बता रहा हूं आपको, वो फॉर्मूला है 2r sin θ/2। क्या फॉर्मूला होता है, 2r sin θ/2 होता है, इससे आपका डायरेक्ट आंसर आएगा, ठीक है। और साथ ही अगर आपसे पूछा जाए कि यहां से जब ये चला यहां तक पहुंचा, तो ये जो चीज होती है, ये जो रास्ता होता है, इसको हम बोलते हैं डिस्टेंस। तो डिस्टेंस कितना है, तो डिस्टेंस आप कैसे निकालोगे, तो देखो डिस्टेंस कैसे निकालते हो, आपको ये पता होगा कि बेटा ये एंगल है थीटा, तो ये तेरा क्या होता है रेडियस, और ये तेरा क्या होता है आर्क होता है। अब तेरे को क्या निकालना है, आर्क निकालना। तो आर्क एंगल का फॉर्मूला क्या होता है, आर्क अपॉन रेडियस होता है। तो आर्क का फॉर्मूला क्या आएगा तेरा, यस वेरी गुड, आर्क इक्वल टू थीटा मल्टीप्लाई रेडियस। तो डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला तेरा हो जाएगा थीटा मल्टीप्लाई आर, बस। तो बेटा जब भी सर्कल वाला केस आएगा तो आपको ये दो फॉर्मूले अच्छे से याद रखने हैं। एक तो डिस्प्लेसमेंट निकालने का क्या होता है 2r sin θ/2 होता है, ठीक है, और दूसरा डिस्टेंस निकालने का क्या होता है थीटा आर होता है। अब देखिए जरा मैं आपको एक चीज और बता रहा हूं, जरा यहाँ पर ध्यान समझिएगा बेटा। अगर मान लो आपका इफ थीटा इज वेरी स्मॉल, अगर बेटा ये ए और बी, जैसे ये एक सर्कल है बेटा आपके सामने, ठीक है, ये इसका सेंटर है, ये तेरा ए पॉइंट है और ये तेरा बी पॉइंट है, तो इस केस में ये वाला एंगल जो होगा वेरी स्मॉल हो जाएगा। और जब बेटा एंगल वेरी स्मॉल होता है तो आपको एक कंडीशन मैंने बताई थी पहले ही कि जो आपका साइन थीटा होगा वो किसके इक्वल होगा, थीटा के बराबर होगा। बेसिक मैथमेटिक्स में पढ़ाया था, ठीक है। तो जहां पर क्या है तेरे पास, यहां पर क्या है तेरे पास, यहां पर है साइन θ/2, तो ये तेरा किसके बराबर हो जाएगा θ/2 के। तो अब तेरा बेटा डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा, डिस्प्लेसमेंट कितना आएगा बता, तो डिस्प्लेसमेंट आएगा बेटा तेरा 2r θ/2। तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो कितना आ गया r थीटा। अब देख इसकी शक्ल किससे मिल रही है, डिस्टेंस से मिल रही है कि नहीं मिल रही। तो याद रखना कि जब एंगल वेरी स्मॉल हो, थीटा वेरी स्मॉल हो, थीटा की वैल्यू बहुत छोटी हो, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, यस डिस्प्लेसमेंट फॉर स्मॉल एंगल, फॉर स्मॉल एंगल। याद रखना डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। पॉज करिए, नोट करिए। मान लो यही वाला मैं सवाल लेता हूं, यहां से यहां तक वो चला और ये एंगल है तेरा 120 डिग्री, और तेरे से पूछ रहा है कि बता डिस्प्लेसमेंट कितना। और आपको पता है इसका सर्कल का रेडियस तो ये r है, तो ये भी तेरा कितना होगा r होगा। तेरे को क्या निकालना, डिस्प्लेसमेंट निकालना। तो डिस्प्लेसमेंट के लिए ये फॉर्मूला लगाएगा, तो क्या होगा फॉर्मूला 2r θ/2, थीटा की वैल्यू कितनी है 120, तो यहाँ पर 120 रखेगा, ये कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, यस तेरा हो जाएगा sin 60 हो जाएगा। अब क्या आपको sin 60 की वैल्यू याद है, यस आपको याद है sin 60 की वैल्यू होती है √3/2। तो ये हो गया तेरा 2r √3/2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तेरा आंसर आ जाएगा √3r। बेटा अब हम निकालते हैं इसमें डिस्टेंस। तो डिस्टेंस का मतलब बेटा यहाँ पर कहते हैं आर्क से है, तो डिस्टेंस निकालेंगे मतलब आर्क निकालेंगे। तो आर्क का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, रेडियस मल्टीप्लाई थीटा होता है। तो आपको थीटा चाहिए, तो थीटा तो आपको पता है कितना 120 डिग्री है यहाँ पर। तो देखिए अब 120 डिग्री को हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते वहाँ पर बेटा, आपको उसको काय में चेंज करना पड़ेगा, यस रेडियन में चेंज करना पड़ेगा। तो आपको पता होना चाहिए कि 120 डिग्री रेडियन में कितना होता है। अगर नहीं होता तो मैं आपको बताता हूँ। देखो एक चीज याद कर लो पहले, 180 डिग्री बराबर क्या होता है बेटा, पाई रेडियन होता है, ठीक है बेटा। तो अगर आपको 180 दिखेगा तो उसको हटा के आप क्या लिख सकते हो, पाई रेडियन लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं इसको 180 बना सकता हूँ, हाँ बना सकता हूँ। कैसे बनाऊंगा, देखो इसको लिख देता हूँ 2 × 60, ये तो अभी 120 ही लिखा है, ठीक है। अब 180 में कैसे लाऊंगा यहाँ पर, तो देख 3 का गुणा कर दूंगा, 3 का डिवाइड कर दूंगा, तो ये 6 3 कितना हो गया 18 हो गया, यानी कि तेरा 180 हो गया। और 180 का मतलब क्या है तेरा पाई, और ये आ गया 3, कितना आ गया 2π/3, तो ये तेरा एंगल आ गया। तो यहाँ पर क्या लिखोगे r × 2π/3, क्लियर है। और सही से लिख लो इसको 2/3
पाई आर, दिस इज आवर आंसर। तो ये तुम्हारा क्या कहलाएगा यहाँ पर, डिस्टेंस कहलाएगा बेटा। बढ़िया क्वेश्चन था, पॉज करिए, नोट करिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए इसी को थोड़ा सा ट्राई करते हैं। जैसे मान लीजिए एक बंदा ए से चला और ए से चलकर बी पर पहुंच गया। कहाँ पर पहुंच गया बेटा, बी पर पहुंच गया, ठीक है। तो ये तेरा आर हो गया, ये भी तेरा कितना हो गया, आर हो गया। तो तेरे को क्या निकालना है, डिस्टेंस है डिस्प्लेसमेंट। तो देख ये तू ऐसे मिला देगा इसको। तो डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला बताया बेटा मैंने अभी आपको, 2r sin θ/2। तो देखिए 2r sin, अब थीटा की वैल्यू कितनी है यहाँ पर, देखो थीटा की वैल्यू है 90 डिग्री, आर और आर के बीच की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री। तो यहाँ पर रख दोगे 90 और डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा तुम्हारा, sin 45 डिग्री आ जाएगा। और sin 45 डिग्री कितना होता है तेरा, 1/√2 होता है, यानी कि तेरा आंसर आ जाएगा √2r आ जाएगा तेरा आंसर। कितना आ जाएगा बेटा तेरा, √2r, ठीक है बेटा। चल तो ये तो तेरा आ गया डिस्प्लेसमेंट। अब आपको डिस्टेंस निकालना है, तो डिस्टेंस निकालना कोई खास बात नहीं है। डिस्टेंस कैसे निकालोगे बेटा, डिस्टेंस का मतलब होता है रेडियस मल्टीप्लाई थीटा। तो रेडियस तो तेरी आ रही है, थीटा कितना है यहाँ पर, तो थीटा है तेरा 90 और 90 का मतलब क्या होता है, π/2। तो दिस इज आवर आंसर, π/2 मल्टीप्लाई r, ये तुम्हारा क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा। क्लियर है। अगर मान लो बेटा इसी क्वेश्चन में आपसे एक चीज और पूछ ली जाए कि रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट, तो आप कैसे निकालोगे। तो कोई खास बात नहीं है, डिस्टेंस कितना है तेरा, तूने अभी निकाला π/2r, डिस्प्लेसमेंट कितना है वो लिखा है √2r, r से r उड़ा दे तो तेरे को मिल जाएगा π/2 मल्टीप्लाई 1/√2। क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो ये क्या आ गया, रेशियो ऑफ डिस्टेंस अपॉन डिस्प्लेसमेंट। आज की क्लास में हम लोगों ने मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के चैप्टर का डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट तक का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझ लिया है। इस क्लास को ज्यादा लंबा हम नहीं करेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आपको मैं स्पीड, वेलोसिटी एंड क्या कहते हैं एक्सेलरेशन के बारे में पढ़ाने वाला हूं। बताइएगा आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, क्लास अच्छी लगी हो, पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।